नावल तुमसे हैं सिलसिले। राइटर मरियम अजीज। अम्मी, दर्द के मारे वो कराह उठी थी। शगुफ्ता जो बड़े इन्हमाक से उसके सर में तेल लगाने के बाद अब मसाज कर रही थी, उसकी दुहाई पर रुककर उसे देखने लगी। अम्मी, ये मेरा सर है, और सर पर ये जो बाल उगे हैं वो बहुत नाजुक हैं, और जिस तरह आप मेरे नाजुक बालों के साथ धींगा मुश्ती कर रही हैं, बाल लंबे होने की बजाय आपके हाथ में आ जाएंगे, और ये जो एक दुनिया मेरे लंबे बालों पर फिदा है, मेरी टिंड देखकर भाग जाएगी। उसका अंदाज इतना दुखी था कि पास बैठी सादिया की हंसी निकल गई। ही, बड़ी हंसी आ रही है। जरा मुझे आज़ाद होने दो, तुम्हारी बत्तीसी तोड़कर तुम्हारे हाथों में देती हूँ। उसके जारहाना अंदाज पर सादिया ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया था। उससे क्यों लड़ रही हो? कसूर तुम्हारा ही है। क्यों बालों में कंघी नहीं करती? देखो कितने उलझ गए हैं। उन्होंने कंघी उसके बालों में घुमाई, जो कुछ फासला समेटते ही बालों के जंगल में उलझ गई। बस अम्मी, छोड़ दें, मुझे नहीं लगवाना तेल। और कंघी मैं खुद कर लूंगी। वो एकदम उठी और जल्दी जल्दी बालों को समेटकर जूड़े की शक्ल देने लगी। तभी दाएं तरफ का दरवाजा एक धमाके से खुला था, जहां से सफेद ट्राउजर और सफेद शर्ट पहने, एक हाथ में बैट और दूसरे में बैग था, में अदील नमूदार हुआ था। हेलो गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम चची जान। वो उसवा और सादिया को हाथ हिलाते हुए शगुफ्ता के सामने झुका। जीते रहो। उन्होंने मुस्कुराकर उसकी पेशानी चूमी। ये तुम कहाँ जा रहे हो, खेलने या पढ़ने? सादिया ने आंखें सिकोड़कर बैट और बैग को देखा। दोनों काम करने। पहले खेलूंगा फिर पढ़ूंगा। हाँ, फिर हो चुकी पढ़ाई। सादिया ने सर झटक कर दोबारा नजरें किताब पर गाड़ दी। हर कोई तुम्हारी तरह कुम जहन नहीं होता। सारा सारा दिन किताबों में सर दिए रहती हो, फिर जाकर इतने नंबर्स लेती हो जितना मैं 2 घंटे में पढ़कर लेता हूँ। तुम। सादिया की उंगली उठाते ही शगुफ्ता ने उसे रोक दिया। अच्छा चाची जान, मैं चलता हूँ। आज बिरयानी बनाइएगा। वो तेजी से खड़ा हुआ, लेकिन उसवा के करीब पहुंचते ही रुक गया। कुछ चौंक कर उसके सर को देखा और आहिस्ता से नाक उसके सर के करीब ले जाकर सूंघा। 2 मरतबा सूंघने के बाद उसने हल्का सा चक्कर खाया और जमीन पर चित लेट गया। शगुफ्ता जो परेशान होकर उठने लगी थी, सादिया के कह कहे पर उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसवा ने कहा जाने वाली नजरों से जमीन पर लेटे अदील को देखा, और दूसरे ही पल अपना जूता उतारकर वो उसके मुंह पर रख चुकी थी। मुंह पर जूती का एहसास होते ही वो तड़प कर उठा था। अब की बार शगुफ्ता और सादिया की हंसी के साथ उसका कहकहा भी शामिल था। ये क्या बदतमीजी है? अदील ने कपड़े झाड़ते हुए नागवारी से उसवा को देखा। तुम्हारे जैसों का यही इलाज है, बेनियाजी से बोली। जैसे को तैसा। सादिया ने भी बदला लिया। तुम्हें तो रात को पता चलेगा जब हलाकू खान मैथ्स का टेस्ट लेंगे, फिर जरा आना मेरे पास मदद के लिए। अदील की धमकी पर एक पल में उसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। उसने जरा सी गर्दन दरवाजे के अंदर डालकर झांका, और कमरे में सिर्फ अदील और सादिया को देखकर उसकी नजरें बेसाख्ता घड़ी की तरफ उठी, जहां 6:15 हो रहे थे। वो गहरा सांस लेकर अंदर दाखिल हुई, बैठने के बाद मुस्कुराते हुए उन दोनों का जायजा लिया। लगता है आज छुट्टी हुए 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं, और हलाकू खां अभी नहीं आए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो तशरीफ ला चुके हैं और अपने कमरे में कपड़े बदल रहे हैं। अच्छा। सादिया के मालूमात फ्राहम करने पर उसने मायूसी से कॉपी खोल ली। कॉपी खोलते ही उसे याद आया कि उसने टेस्ट तो याद ही नहीं किया। उसने बेसाख्ता सर पर हाथ मारा। क्या हुआ? सादिया ने चौंक कर उसे देखा। यार, मैंने तो टेस्ट याद ही नहीं किया। उसके मुंह लटकाने पर सादिया ने ठंडी सांस भरकर सर झुका लिया, जबकि अदील मुसलसल घूरने के बाद बोला था, आखिर पढ़ाई से तुम्हारा ईंट और कुत्ते वाला बैर क्यों है? देखो भाई, मेरे पढ़ने का मकसद तो सिर्फ पास होना होता है, तो क्यों आखिर दिन रात पागलों की तरह जाकर पढ़ाई करूं? मकसद तो पास होना है, अब चाहे ग्रेड आए या ना आए। मेरे नज़दीक लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना बिल्कुल बेकार है। आखिर में करना तो हांडी चूल्हा है। और आखिरी वजह ये कि क्यों बंदा पढ़ पढ़ कर अपना रंग रूप खराब करे। आखिर में उसने दाद तलब नज़रों से अदील को देखा। वाह क्या बात! अदील की दाद पर उसने एक बार फिर घड़ी को देखकर आंखें बंद कर लीं। अल्लाह करे हलाकू खान को नींद आ जाए, उनका पेट खराब हो जाए, वो बाथरूम का रास्ता भूल जाए। वो आंखें बंद किए बड़े जज़ब के आलम में अपने काम में मशगूल थी। तभी खनकारने की आवाज़ पर उसने चौंक कर आंखें खोली, और सामने दरवाजे के बीचों बीच खड़े हलाकू खां को देखकर उसकी बड़ी बड़ी आंखें मजीद फैल गईं, जबकि वो एक सख्त नज़र उस पर डालकर सादिया के करीब जाकर बैठ गया। उसने थूक निगल कर खुद को हौसला दिया।
اس کی گھوری سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے سارے نادر خیالات وہ سن چکا ہے۔ عثمہ نے ڈرتے ڈرتے دوبارہ اس کا چہرہ دیکھ کر اپنی بے ضرر سی بددعاؤں کا رد عمل تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اسپاٹ چہرہ لیے سعدیہ کی کاپی پہ جھکا ہوا تھا۔ اپنی کوشش میں ناکام ہو کر اس نے نظریں گھمائیں جو بے ساختہ انداز میں عدیل سے جا ملی۔ اس سے نظریں ملتے ہی عدیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلنے لگی۔ اسوا کے منہ سے نکلنے والی گڑ گڑاہٹ بے ساختہ تھی۔ مہران نے چونک کر اسوا کو دیکھا تو عدیل کا قہقہا چھوٹ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ پڑھنے کے وقت بھی تم لوگوں کو مذاق سوچتا ہے۔ عدیل اپنی بک لاؤ اور اسوا تم بھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ سے اٹھے۔ عدیل کی کاپی دیکھنے کے بعد اس نے سوالیہ نظروں سے اسوا کو دیکھا تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ مہران کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ دو من کا سر ہلانے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں گز بھر کی زبان دی ہے اس کا استعمال کرو۔ عدیل کی ہنسی نکل گئی۔ شٹ اپ عدیل۔ مہران کے ڈانٹنے پر اس نے سر جھکا لیا، لیکن مسکراہٹ نے اب بھی اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں یہ ایکسرسائز سالو کرنے کو دی تھی، کہاں ہے؟ وہ ایک بار پھر اس سے مخاطب ہوا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، وہ سر جھکاتے ہوئے بولی۔ یہ بات تو مجھے کل بھی بتا سکتی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو مہران نے گہرا سانس لے کر خود کو کنٹرول کیا۔ بیٹھو یہاں اور بک لاؤ۔ مہران نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ کتاب کا مطلوبہ صفحہ نکال کر اس نے اسوا کی شکل دیکھی۔ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بڑی معصومیت سے جواب دینے پر کاغذ پر چلتا مہران کا ہاتھ بے ساختہ تھما تھا۔ یہاں دماغ ہے یا بھوسا؟ مہران نے انگلی اس کے سر پر ماری تو سعدیہ اور عدیل نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی، اور اب کی بار اسے غصہ آنے کی بجائے رونا آ گیا تھا۔ مجھے امید تو نہیں تھی تم اچھے مارکس لوگی، لیکن اب تو تمہارا پاس ہونا بھی مشکل لگتا ہے۔ اب ایک بار کان اور آنکھیں کھول کر سنو اور دیکھو میں کیا بتا رہا ہوں۔ نیکسٹ ٹائم نہیں بتاؤں گا۔ اس نے ابھی لکھنا شروع کیا تھا جب ایک کے بعد دوسرا پانی کا قطرہ صفحے پر گرا تھا۔ اس نے کچھ چونک کر سر اٹھایا۔ اب یہ کیا ہے؟ مہران نے ناگواری سے اس کے آنسوؤں کو دیکھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ حد ہوتی ہے۔ مہران نے غصے سے پین کاپی پر دے مارا۔ روز تمہارے پاس نہ پڑھنے کا بہانہ ہوتا ہے، کچھ کہوں تو رونا شروع ہو جاتا ہے۔ سعدیہ اور عدیل بھی تو ہیں، کبھی جو انہوں نے مجھے تنگ کیا ہو۔ آپ کو ویسے ہی میں بری لگتی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے میں آپ کی سگی نہیں، وہ تو آپ کے اپنے بہن بھائی ہیں۔ اسوا کی بات پر کچھ لمحوں کے لیے وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اگلے لمحے وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ کمرے سے۔ اور وہ بھی ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ مجھے بھی نہیں پڑھنا آپ سے۔ وہ دھپ دھپ کرتی باہر نکل گئی اور دوسرے پل وہ بھی دندناتا ہوا کمرے سے باہر تھا، جبکہ عدیل اور سعدیہ حیران پریشان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ دستک پر اس نے چادر سے سر نکال کر دیکھا۔ عدیل پر نظر پڑتے ہی سر پھر چادر میں گھسا لیا۔ اسوا اٹھو نا۔ عدیل کے پکارنے پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو اس نے ہلکی سی چادر کھینچ کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں چادر ہٹائی۔ اف، اتنا غصہ؟ عدیل نے پیچھے ہٹتے ہوئے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اس نے واقعی اس کا سر پھاڑنے کے لیے کسی چیز کی تلاش شروع کی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ قصور تو بھائی کا ہے۔ کیا کیا ہے؟ سب سے زیادہ دانت تمہارے نکل رہے تھے۔ میری بے عزتی پر تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے؟ کم آن یار، اس میں بے عزتی والی کیا بات ہے؟ تم جانتی ہو بھائی پڑھائی کے معاملے میں ایسے ہی ہیں، وہ ہماری بھلائی کے لیے ہمیں ڈانٹتے ہیں۔ اور جہاں تک میری بات ہے، تمہیں تو اندازہ ہے میں کتنا خوش مزاج ہوں۔ سیڈ سچویشن میں بھی مسکراہٹ میرے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی۔ میں تو جب مروں گا پھر مسکرا رہا ہوں گا۔ بس بس، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں۔ چپ کا روزہ ٹوٹا یا نہیں؟ اسی وقت سعدیہ سیب کھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ جب ہر طرف امن کا جھنڈا لہرا جاتا ہے تب یہ مس فاختہ آ جاتی ہیں سریلے گیت گانے۔ عدیل نے سعدیہ کو دیکھ کر کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اسوا کے قریب بیٹھ گئی۔ بھائی میرے، میں ویسے ہی لڑائی سے کوسوں دور رہتی ہوں۔ جو لڑائی سے دور بھاگتے ہیں وہ کم از کم صلح تو کروا دیتے ہیں۔ میں نے تم سے کتنا کہا تھا میرے ساتھ چل کر مہر کے سامنے میری سفارش کر دو، لیکن نہیں۔ مجھے پتا تھا میری ضرورت نہیں پڑے گی، تم خود ہی اسے منا لو گے۔ اس نے کہنے کے ساتھ سر پر ہاتھ مارا۔ میں کیا کہنے آئی تھی، لیکن تم لوگوں نے مجھے باتوں میں لگا لیا۔ اسوا، تمہیں ابو بلا رہے ہیں۔ تایا جی آ گئے۔ وہ سب بلا کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ تایا جی، وہ باہر سے پکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے دونوں بازو پھیلا دیے۔
उनके साथ लगते ही वो रोने लगी। पहले तो वो मुस्कुराकर उसकी पुश्त थपथपाते रहे, लेकिन जब आंसू बहाने का सिलसिला तवील होने लगा तो उन्होंने कुछ परेशान होकर उसे खुद से अलग करके उसका चेहरा देखा, जो बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। वो किसी अजीज की शादी पर 2 दिन के लिए बाहर गए थे और जानते थे इनके बगैर वो उदास होगी, और उसके रोने की वजह वो यही समझ रहे थे। लेकिन इतना शदीद रद्द-ए-अमल इस वजह से नहीं हो सकता था। "उसवा, क्या हुआ बेटा? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है?" उनका इतना पूछना गज़ब हो गया। वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। "उसवा, बताओ बेटा, किसने तुम्हें कुछ कहा है?" "मेहरान भाई ने।" "मेहरान ने?" वो हैरान हुए। "जी, उन्होंने मुझे कमरे से निकाल दिया, और ये अभी नहीं हुआ। वो हर बार मेरी इंसल्ट करते हैं। अगर वो बड़े हैं और लायक हैं, या मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मेरा क्या कसूर है? हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। खुद को बहुत तोप चीज़ समझते हैं।" वो जो बहुत गौर से उसकी बात सुन रहे थे, यकदम हंस पड़े। उनके हंसने पर वो बुरा मानकर पीछे हट गई, तो उन्होंने दोबारा उसे साथ लगा लिया। "तुम अपना दिल बुरा मत करो, और ना रोने की ज़रूरत है। मैं खींचता हूँ इस गधे के कान। कान नहीं खींचने, बल्कि आपने उनकी इंसल्ट करनी है, जिस तरह उन्होंने मेरी की है।" उसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि उन्होंने चौंक कर उसे देखा। "ऐसा नहीं कहते बेटा, वो आपसे बड़ा है।" "तो इसका क्या मतलब है? वो जब चाहे मेरी इंसल्ट कर दें। मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ठीक है, अब गुस्सा थूक दो, और अपनी ताई से मिल लो और किचन में देखो। तुम्हारी अम्मी या ताई हैं, उन्हें कहो मेरे लिए चाय भेज दें।" वो सर हिलाते हुए खड़ी हो गई। वो किताब पढ़ रहे थे जब दस्तक देकर मेहरान अंदर दाखिल हुआ। "आपने बुलाया था अब्बू?" "हाँ।" उन्होंने किताब बंद करके साइड टेबल पर रखी और उसे बैठने का इशारा किया। "कल तुमने उसवा को डांटा था?" "जी।" उनकी बात सुनकर वो हैरान हुआ था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खास तौर पर उसे बुलावा भेजा था, वो समझा कोई बहुत खास बात है। उसकी खामोशी पर वो दोबारा बोले। "वो कह रही थी तुमने उसे कमरे से निकल जाने को कहा। जानते हो वो सारी रात रोती रही।" अब की बार वो झिंझला कर बोला था। "उसने आपको ये नहीं बताया कि उसने क्या कहा था?" "उसका कहना है कि मैं उसे अपना सगा नहीं समझता। हालांकि मैंने उसमें और सादिया में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। सारी प्रॉब्लम तो ये है कि पढ़ने से उसकी जान जाती है।" उसकी बात पर वो हल्के से मुस्कुराए। "तो ठीक है, ज़्यादा पढ़कर करना भी क्या है?" उनकी बात पर वो हैरान हुआ था। "ये आप कह रहे हैं अब्बू? हमारी फैमिली में सब एक से बढ़कर एक डिग्री होल्डर हैं। ऐसे में सिर्फ उसवा का ना पढ़ना आप जानते हैं। लोग कैसी बातें करेंगे? ये तो हम जानते हैं उसवा की हमारे लिए कितनी अहमियत है। लेकिन बाहर के लोग तो यही समझेंगे कि उसका बाप नहीं था, तो ताया ने उसको पढ़ाया नहीं।" मेहरान की बात ऐसी थी कि वो सोच में पड़ गए। उसवा से बेतहाशा लाड प्यार की वजह यही थी कि वो नहीं चाहते थे कि उसवा कभी महसूस करे कि उसका बाप नहीं। वो उनके छोटे भाई की इकलौती बेटी थी। उन्हें याद था, जब उसवा पैदा हुई तो सब कितना खुश थे, खास तौर पर वो और जावेद, उसवा के वालिद। उसवा घर भर की लाडली थी। एक वजह तो उसकी मनमोहनी सूरत थी, दूसरी वजह उनके घर में वो पहली लड़की थी। उनके घर का सबसे बड़ा बेटा मेहरान था। उसके साल बाद अदील पैदा हुआ, और कुछ माह बाद जावेद के घर उसवा पैदा हुई। उसवा के बाद सादिया के आने से जैसे हर तरफ रौनक हो गई थी। शायद सब बच्चों को बराबर का प्यार मिलता अगर अचानक जावेद इस दुनिया से ना चले जाते। उसवा सिर्फ 3 साल की थी। उसे तो ठीक तरह से अपना बाप याद भी ना था, और उन्होंने उसे इतना प्यार दिया कि कभी उसे महसूस ना होने दिया कि उसका सगा बाप नहीं। सिर्फ उसे महसूस ना हो कि उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा खला है। उनकी बेजा मोहब्बत ने उसकी ज़ात में कई खामियां पैदा करती थी। किसी को इजाज़त ना थी कि कोई उसे कुछ कह दे। जिन कामों के लिए सादिया और अदील पर पाबंदियां थी, उसे इजाज़त थी। सादिया और अदील के साथ भी उसकी दोस्ती थी। लेकिन खुदा जाने मेहरान को उससे क्या बैर था, और कुछ ऐसा ही हाल उसका भी था। दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे, जबकि उन्होंने इन दोनों के बारे में कुछ और ही सोच रखा था। उन्होंने मुस्कुराती हुई नज़रों से मेहरान को देखा। उनकी तवील खामोशी के बाद यूं खुद को देखने पर वो कुछ हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर बोला, "क्या बात है अब्बू, इतने गौर से क्यों देख रहे हैं?" "देख रहा हूँ, मेरा बेटा माशाल्लाह जवान हो गया है, और हैंडसम भी।" उनके अंदाज पर उसका कहकहा बेसाख्ता था। "तो फिर क्या सोचा आपने मेरे बारे में?" वो शरारती नज़रों से उन्हें देखने लगा। "सोच रहा हूँ तुम्हारे सहरे के फूल खिला दूँ।" उनकी बात पर वो एक बार फिर हंस पड़ा। "बड़ा नेक ख्याल है आपकी। इस सोच को मैं अमली जामा ज़रूर पहनाऊँगा, लेकिन इसके लिए 2-3 साल का वक़्त दें।" इस बात पर अमीन साहब सवालिया नज़रों से उसे देखने लगे। "अब्बू, आप जानते हैं मैं कब से बाहर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता हूँ। कुछ कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ था,
कल मुझे एक कॉलेज से रिप्लाई आया है, 1-2 माह में मुझे जाना होगा। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं शादी के बारे में सोचूंगा, क्योंकि ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, जबकि शादी के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। उन्होंने पुरसोच अंदाज में हनकारा भरा, फिर कुछ सोचकर मुतमईन हो गए। ठीक है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बहुत रात हो गई है, तुम जाओ और उसवा को मैं समझा दूंगा। तुम भी उससे आराम से बात किया करो। जी। वो सर हिलाकर खड़ा हो गया। उसके जाने के बाद वो पुरसोच अंदाज में बैठे थे। जब रेहाना चाय का कप लेकर अंदर दाखिल हुई, आप बहुत चाय पीने लगे हैं। अब रात को चाय पियेंगे तो फिर नींद कैसे आएगी? कप साइड टेबल पर रखकर उन्होंने अमीन साहब की शक्ल देखी, जो किसी गहरी सोच में गुम थे। वो कुछ कहे बगैर खामोशी से बेड के दूसरी तरफ आ गई। लेटने के बजाय वो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। वो जानती थी अभी खामोशी है, लेकिन कोई खास बात जरूर है, जो अभी नहीं तो कुछ देर बाद जरूर करेंगे। आखिर इतने साल की रफाकत में इतनी मिजाज आशनाई तो हो ही गई थी। चाय ठंडी हो रही है। रेहाना के पुकारने पर वह चौंक कर सीधे हुए और चाय का कप उठा लिया। रेहाना। कुछ देर बाद खामोशी में उनकी आवाज उभरी, तब वो कुछ कहे बगैर उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम्हें याद होगा, अम्मा ने एक फैसला किया था मेहरान और उसवा के बारे में। जुमले के इख्तिताम पर उन्होंने रुक कर रेहाना के चेहरे के तासुरात का जायजा लिया, लेकिन वो स्पार्ट चेहरा लिए उनकी तरफ मुतवज्जो थी। अब मैं सोच रहा हूँ, इस फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाए। तुम शगुफ्ता से बात कर लो कि वो क्या चाहती है, मंगनी या निकाह। अब की बार रेहाना चुप नहीं रह सकी। ये सब अचानक क्यों? क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है? उनके तीखे अंदाज पर वो जुज़बुज़ होकर रह गई। बात एतराज़ की नहीं, इतनी जल्दी की है। जब मैं आपसे कहती थी उन दोनों को पता होना चाहिए कि मुस्तकबिल में उनका रिश्ता क्या बनता है, तो आप कहते थे कि अभी वो छोटे हैं, मुनासिब वक्त पर बताऊंगा। मेरे ख्याल में मुनासिब वक्त तो अभी भी नहीं आया। हाँ, तब मेरा यही ख्याल था, और मेरे हिसाब से ठीक भी था। इतनी छोटी उम्र में अगर उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती, और फिर वो रहते भी एक घर में हैं। खैर, जो बात गुजर गई सो गुजर गई। अब यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, माशाल्लाह मेहरान अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका है और उसवा भी ए लेवल कर रही है। दोनों इस काबिल हो चुके हैं कि इस रिश्ते को समझ सकें। मैं ये नहीं कहता अभी शादी कर दो, सिर्फ ये चाहता हूँ कि इन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता बन जाए। मेहरान हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है, इसलिए भी मैं चाहता हूँ कि जब वो यहाँ से जाए तो उसे पता हो कि पीछे उसका कोई इंतज़ार कर रहा है, वरना वहाँ की रंगीनियाँ किसी को आसानी से अपनी तरफ माइल कर सकती हैं। इस दौरान उसवा भी अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लेगी और हमारे बच्चे हमेशा हमारी नज़रों के सामने रहेंगे। बात के आखिर में उनके चेहरे पर बड़ी इत्मीनान भरी मुस्कान उभरी, जिसे देखकर वो भी मुस्कुरा दी। आहट पर उन्होंने चौंक कर देखा और दरवाजे में खड़ी रेहाना को देखकर उनके तेजी से चलते हाथ रुक गए और वो मुस्कुराकर सीधी हुई। अरे भाभी, वहाँ क्यों खड़ी हैं, अंदर आएं। अगर तुम मसरूफ़ हो तो मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं भाभी, कोई मसरूफियत नहीं, बस ये उसवा का फैलावा समेट रही थी। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन हरकतें। उन्होंने मुस्कुराकर ऐसे सर झटका जैसे उनके तसव्वुर में उसकी शरारतें हों। जी भाभी। बिस्तर की चादर ठीक करके वो रेहाना की तरफ मुतवज्जो हुई, जो उनके फारिग होने का इंतजार कर रही थी। एक अहम बात करने आई हूँ। उनकी बात और अंदाज दोनों शगुफ्ता के लिए हैरान कुन थे, इसलिए वो कुछ चौकन्ना हो गई। रात तुम्हारे भाई मुझसे कह रहे थे कि अब मेहरान की शादी कर देनी चाहिए। अच्छा। उन्होंने गहरा सांस खारिज किया। वो तो न जाने क्या समझ रही थी। हाँ तो भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है, और इससे भी अच्छी बात यह है कि लड़की भी हमारी अपनी है। तुम्हें याद होगा, अम्मा ने उसवा के पैदा होने पर क्या कहा था। रेहाना के सवालिया अंदाज पर उनके जहन में झमाका सा हुआ था। उसवा और मेहरान उनके मुंह से सरगोशी के अंदाज में निकला तो रेहाना बेसाख्ता मुस्कुरा दी। हाँ, मैं इसवा और मेहरान की शादी की बात कर रही हूँ। उनकी मुस्कुराहट के जवाब में शगुफ्ता मुस्कुरा भी न सकी। क्या सोच रही हो? रेहाना के इस्तफसार पर उनकी नजरों के सामने उसवा का सरापा घूम गया। भाभी, अभी तो उसवा बहुत छोटी है। ये कहते हुए वो भूल गई कि अभी थोड़ी देर पहले वो कह रही थी कि उसवा बड़ी हो चुकी है। हाँ तो हम कौन सा अभी शादी कर रहे हैं। दरअसल मेहरान हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहता है, तो तुम्हारे भाई चाहते हैं जाने से पहले मंगनी या निकाह कर दें। आखिर कल को भी यही होना है, तो फिर अभी से ही। और फिर अच्छा ही है बच्चों को पता चल जाए, ताकि वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। उनकी बात से कायल होने के बावजूद वो तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आ रही थी। भाभी, उसवा में बचपना बहुत है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो शादी की जिम्मेदारियां उठा सकेगी। तुम तो ऐसी बातें कर रही हो शगुफ्ता, जैसे उसवा गैर लोगों में जा रही हो। वो इस घर में अपनों के दरमियान रहेगी। अगर बचपना है तो फिर क्या हुआ?
میں، تم، امین، مہران، عدیل، سعدیہ سب اس کے اپنے ہیں، اس کو سنبھالنے والے۔ شگفتہ کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ ابھری تو ریحانہ بھی مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ چلو شکر ہے تمہاری تسلی تو ہوئی، ویسے میرا نہیں خیال بچوں کو کوئی اعتراض ہوگا، لیکن پھر بھی تم اسوا سے پوچھ لینا۔ مہران ویزے کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہے، 4-5 دن تک آئے گا، ورنہ اس سے ابھی پوچھ لیتی، لیکن میں جانتی ہوں وہ نہ نہیں کرے گا، وہ پر یقین انداز میں کہتے ہوئی کھڑے ہو گئی۔ میں ذرا کچن دیکھ لوں، اور ہاں اسوا سے آج ہی پوچھ لینا۔ وہ مسکرا کر یاد دہانی کرواتے ہوئے باہر نکل گئی، جبکہ وہ وہیں بیٹھی بیٹھی ماضی میں کھو گئی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو اسوا بالوں کو دونوں مٹھیوں میں جکڑے کتاب پر جھکی تھی۔ اسوا، جی؟ ان کے پکارنے پر وہ جھنجھلائی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ عجیب عذاب ہے یہ میتھس، میرا دماغ خراب تھا جو میں نے سعدیہ کے کہنے پر یہ عذاب مول لے لیا۔ کل میرا ٹیسٹ ہے اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ غصے سے بولتے بولتے آخر میں اس کی آواز بھر گئی تو شگفتہ نے مسکراتے ہوئے اسے ساتھ لگا لیا۔ ارے پگلی، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تمہارے سر آئیں گے تو ان سے سمجھ لینا۔ ان کی تو میں نے چھٹی کر دی، ان کے ساتھ لگی وہ دھیمی آواز میں بولی تو انہوں نے جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کل میں نے سر سے کہہ دیا تھا اب مجھے پڑھانے نہ آئیں۔ وہ ان سے الگ ہو کر نروٹھے پن سے بولی تو ان کے ماتھے پر شکنیں نمایاں ہونے لگیں۔ ان کا غصہ محسوس کر کے وہ تیزی سے بولی، امی سچی میں جو وہ پڑھاتے تھے میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس سے تو بہتر ہے میں مہران بھائی سے ہی پڑھ لیا کروں۔ اس کی بات پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو پہلے کیوں منع کیا تھا؟ ڈانٹتے بہت ہیں، ہر وقت غصہ، قسم سے میں تو بور ہو جاتی ہوں۔ وہ بیزار شکل بنا کر صفحے آگے پیچھے کرنے لگی تو وہ اسوا سے بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ سوچنے لگی۔ مسلسل خاموشی پر اسوا نے سر اٹھا کر شگفتہ کو دیکھا، جو سر جھکائے کسی سوچ میں گم تھی۔ امی، کیا بات ہے؟ اس کے پکارنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آج تمہاری تائی امی آئی تھی، ان کے کہنے کی دیر تھی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے تائی جی دوسرے شہر سے آئی ہوں۔ بات کے اختتام پر وہ پھر ہنسنے لگی تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی وہ خود بھی جھیم کر مسکرا دی۔ پہلے پوری بات تو سن لیا کرو، پھر کھیکی کیا کرو۔ ان کے ٹوکنے پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا تھا۔ وہ کہنے آئی تھی کہ وہ مہران کی شادی کرنا چاہ رہی ہیں۔ اچھا، پھر تو بڑا مزہ آئے گا۔ وہ گھر میں متوقع فنکشن کے بارے میں سوچ کر خوش ہو گئی۔ سعدیہ اور عدیل کو پتہ ہے؟ اسے ایک دم سے خیال آیا تھا۔ پتہ نہیں، ابھی تو بھابھی نے صرف مجھ سے بات کی ہے، میں ان دونوں سے پوچھ کر آتی ہوں۔ وہ ایک دم اٹھنے لگی جب شگفتہ نے اس کا بازو تھام کر اسے دوبارہ بٹھا لیا۔ ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہو، پہلے میری پوری بات تو سن لو۔ سن تو لیا ہے امی، لیکن مجھے سعدیہ اور عدیل سے پوچھنے دے کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ ان سے بعد میں پوچھ لینا، پہلے یہ تو جان لو لڑکی کون ہے۔ ان کے کہنے پر اس نے سر پر بے ساختہ ہاتھ مارا تھا۔ کام کی بات تو میں پوچھنا ہی بھول گئی، کون ہے وہ؟ وہ آنکھوں میں اشتیاق لیے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم؟ ان کے کہنے پر اشتیاق کی جگہ حیرت اور پھر بے یقینی نے لے لی۔ وہ اس کی آنکھوں کے سارے رنگ پڑ رہی تھی۔ کیا ہوا، تمہیں اچھا نہیں لگا؟ ان کے پوچھنے پر وہ بولی کچھ نہیں، صرف سر جھکا کر گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اس کی خاموشی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تو وہ خود بولی، اسوا، تو پھر میں تمہاری تائی کو ہاں کر دوں؟ امی مجھے مہران بھائی پسند نہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے امی وہ کتنے غصے والے ہیں، اور مجھ سے تو انہیں کوئی خاص قسم کی دشمنی ہے۔ اس کے اعتراض کی وجہ سن کر وہ ہنس پڑی تو اس نے ناراضی سے انہیں دیکھا۔ آپ کو یہ مذاق لگ رہا ہے، میں سیریس ہوں۔ خیر میرے نزدیک یہ کوئی وجہ نہیں، اور وہ صرف تم پر ہی غصہ نہیں کرتا، اس کا مزاج ہی ایسا ہے۔ اور تمہاری اور مہران کی شادی کی بات آج نہیں ہوئی، یہ تو تمہارے پیدا ہوتے ہی طے ہو گئی تھی۔ وہ جو بے دلی سے ان کی بات سن رہی تھی چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ جب تم پیدا ہوئی تھی تمہاری دادی نے تبھی تم لوگوں کی بات طے کر دی تھی۔ ہماری مرضی تو یہی تھی کہ تم دونوں کو اس بات کا پتہ ہو، لیکن تمہارے تایا نے مناسب نہیں سمجھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ میں بھولی تو نہیں تھی لیکن میں نے دہرایا بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا جو تمہاری قسمت میں ہے وہ تمہیں مل ہی جائے گا، لیکن اب جب بھابھی نے بات کی تو مجھے اعتراض کی کوئی وجہ نظر نہیں آئی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں تمہاری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ سب تمہیں اپنی چاہ سے مانگ رہے ہیں، ورنہ یہ دیکھنے دکھانے کا مرحلہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ان لڑکیوں سے پوچھو جو روز کسی نہ کسی وجہ سے ریجیکٹ ہوتی ہیں، پھر تم میں جو خامیاں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، کم از کم کوئی اعتراض تو نہیں کرے گا کہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا۔ وہ تمہیں تمہاری خوبیوں خامیوں سمیت اپنا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات،
جو میرے لیے اہم ہے وہ یہ کہ تم ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہو گی۔ بات کے آخر میں انہوں نے پیار سے اس کی ٹھوڑی کو چھوا تو وہ جو بڑے غور سے ان کی بات سن رہی تھی مسکرا دی۔ اور کچھ کہنا ہے؟ وہ امی، وہ کہتے کہتے جھجک کر رک گئی۔ ہاں بولو بیٹا۔ وہ امی، کیا مہران بھائی کو اس بات کا پتہ ہے؟ اس کی نظریں جھکی تھیں جبکہ اضطراب اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے اتنی بڑی بات مہران کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا ہوگا تو بھابھی نے بات کی ہوگی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھا جس میں حیرت ہی حیرت تھی۔ ہو گئی تسلی یا کچھ اور بھی پوچھنا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا اور کتابیں سمیٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیں۔ کیا ہوا؟ پڑھنا نہیں؟ شگفتہ نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، نیند آ رہی ہے، وہ کہنے کے ساتھ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ تو شگفتہ کے ہونٹوں پر ٹھہری مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ عدیل اور سعدیہ سے پوچھنے نہیں جانا؟ انہوں نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا تو اس نے سر مزید تکیے میں گھسا لیا۔ اسوا، انہوں نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ لیٹے لیٹے بولی، کل سنڈے ہے، کل پوچھ لوں گی پگلی۔ وہ اس کے سر پر چپت لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے نکلتے ہی اس نے آنکھیں کھول کر چھت کو گھورنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے ہونٹ خود بخود مسکرا دیے۔ امی، ناشتہ۔ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے صدا لگائی تھی۔ ریحانہ نے سبزی کاٹتے ہوئے نظریں اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 12:30 بج رہے تھے۔ نہ سلام نہ دعا، اٹھتے ہی تمہیں کھانے کی فکر لگ جاتی ہے۔ ٹائم دیکھ رہے ہو؟ دوپہر ہو رہی ہے، یہ ناشتے کا وقت ہے۔ انہوں نے غصے سے عدیل کو دیکھا جو پھر صوفے پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ امی پلیز، آج سنڈے ہے۔ اس کے التجائیہ انداز پر انہوں نے غصے کا ارادہ موقوف کر کے پاس بیٹھی سعدیہ سے کہا، سعدیہ بیٹا، بھائی کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ اور وہ جو نوٹس میں سر دیے بیٹھی تھی پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی، کیا ٹھونسو گے؟ مینیو میں کیا ہے؟ جوتے ہیں، کھاؤ گے؟ تم نے کھا لیے؟ بڑا برجستہ جواب آیا تھا۔ نہیں، تمہارے لیے سنبھال کر رکھے ہیں۔ بہت شکریہ۔ وہ تم اپنے لیے رکھو، میرے لیے 2 انڈے فرائی، 6 بریڈ براؤن کر دو۔ عدیل کے مینیو پر سعدیہ کی آنکھیں پھٹنے کے قریب کھل گئیں۔ کیا کوئی اور بھی ناشتہ کرنے والا ہے؟ کیوں؟ کوئی اور کیوں؟ میں نے کرنا ہے۔ یہ تو میں تمہارا لحاظ کر کے کچھ کم کہہ رہا ہوں، ورنہ جب سے میں جم جا رہا ہوں مجھے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ذرا میرے مسلز چیک کرو۔ اچانک وہ پرجوش انداز میں اٹھ کر اسے اپنے مسلز دکھانے لگا۔ ہوں، سعدیہ سر جھٹک کر کچن میں چلی گئی تو وہ صوفے سے اٹھ کر ریحانہ کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ اٹھ کر بیٹھو عدیل، دوپہر ہو رہی ہے اور تمہاری نیند ہی ختم نہیں ہو رہی۔ ان کے کہنے پر وہ کسل مندی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابو نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے ارد گرد نظریں گھمائیں۔ وہ اپنے دوستوں سے ملنے گئے ہیں۔ یہ اچھی رہی۔ لوگوں کے بچے خراب ہوتے ہیں، یہاں معاملہ ہی الٹا ہے۔ لوگوں کے باپوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بچے چھٹی کا دن گھر پہ گزاریں، یہاں بچے گھر پر ہیں اور والد محترم دوستوں کے ساتھ۔ امی، ذرا اپنے سرتاج پر نظر رکھا کریں، عدیل نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تو ریحانہ نے بڑی مشکلوں سے اپنی ہنسی ضبط کر کے اس کے کندھے پر دھپ لگائی۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا سعدیہ نے پٹکنے والے انداز میں ٹرے اس کے آگے رکھی تھی۔ لو ٹھونسو، تم نے کیا آج ناشتے میں مرچیں چبائی تھیں؟ سعدیہ جواب دیے بغیر اپنے نوٹس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امی، مہران بھائی کب آئیں گے؟ ہاں، واقعی پورا ہفتہ ہو گیا ہے اسے گئے، 4 دن کا کہہ کر گیا تھا، فون بھی نہیں کیا، اس کا انتظار ہے، بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ کیا امی؟ سعدیہ نے سرسری سے انداز میں پوچھا تھا، لیکن ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر وہ دونوں چونک اٹھے تھے۔ مہران سے اس کی شادی کی بات کرنی ہے۔ کس کی قسمت پھوٹنے والی ہے؟ عدیل ہلکی آواز میں بولا تھا، لیکن پھر بھی ریحانہ نے سن لیا تھا۔ تم جب بھی بولنا فضول بولنا۔ ان کے غصے سے بولنے پر وہ منہ نیچے کر کے ہنسنے لگا، جبکہ سعدیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ گئی۔ امی، بھائی کی شادی کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے ہم کو بتایا ہی نہیں۔ اب بتا تو رہی ہوں۔ بڑی مہربانی، عدیل سر جھکائے بولا تو ریحانہ نے اسے گھورا تھا۔ سعدیہ نے بھی غصیلی نظر عدیل پر ڈال کر دوبارہ ریحانہ کو دیکھا۔ لڑکی کون ہے؟ ہم جانتے ہیں؟ وہ اشتیاق سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہاں، بہت اچھی طرح۔ کون؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ بوجھو، وہ دونوں کے تاثرات کا مزہ لینے لگی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ مختلف اندازے لگانے لگے۔ امی پلیز بتائیں نا، تھک کر سعدیہ نے خود پوچھ لیا۔ اسوا، کیا؟ نوالا عدیل کے حلق میں اٹک کر رہ گیا، جبکہ سعدیہ کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عدیل نے سب سے پہلے حواسوں میں آتے ہوئے سوال کیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ریحانہ نے حیرت سے عدیل کو دیکھا۔ امی، آپ نے ان دونوں سے پوچھا بھی یا نہیں؟ سعدیہ کے پوچھنے پر انہوں نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ دونوں کبھی نہیں مانیں گے، اسوا سے شگفتہ پوچھ چکی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں۔
रेहाना के कहने पर उन दोनों को दूसरा झटका लगा था। अब के रेहाना ने गुस्से से उन दोनों को देखा। तुम लोगों को आखिर एतराज किस बात पर है? वो दोनों क्यों नहीं मानेंगे? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? उन्होंने अदील की तरफ देखा तो उसने बेसाख्ता सर नफी में हिलाया। ऐसी बात नहीं अम्मी, बस आप खुद सोचें, आज तक उन्होंने कभी एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं की। अदील की बात सुनकर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। बस इतनी सी बात, मैं समझी पता नहीं क्या बात है। आपके नजदीक ये कोई बात ही नहीं। सादिया ने कुछ नाराजगी से उन्हें देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इत्मीनान से बोली, क्योंकि मंगनी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मुझे सिर्फ उसवा की तरफ से अंदेशा था, लेकिन वो मामला आसानी से तय हो गया, जबकि मेहरान की तरफ से मैं पुरयकीन हूँ। उनके इतने पुरयकीन अंदाज पर वो दोनों भी मुतमईन हो गए। एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी नज़र डालने के बाद उसने मायूस होकर नज़रें दोबारा अपनी प्लेट पर गाड़ दी। जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। सब नॉर्मल था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल में धक्कड़ पकड़ हो रही थी। जो बात कल उसे पता चली थी, उसने उसकी सोचों का रुख बदल दिया था। लेकिन यहाँ तो उसने एक बार फिर सामने ताया जी को देखा, जिन्होंने रोज़मर्रा की बात करने के अलावा और कुछ नहीं कहा था, जबकि वो कोई ख़ास जुमला उनके मुंह से सुनना चाहती थी। उनसे होती हुई उसकी नज़रें पानी का जग लाती रेहाना पर गईं, जिनका सारा ध्यान टेबल पर था। इसके बाद उसने अदील और सादिया को देखा तो बेसाख्ता ठंडी सांस ली। कम से कम उनसे तो ये उम्मीद नहीं थी। क्या पता उन्हें मालूम ही ना हो। उसने जैसे खुद को तसल्ली दी। उस वक्त रेहाना की आवाज़ पर वह चौंक कर उन्हें देखने लगी। खाना क्यों नहीं खा रही? उनके पूछने पर सादिया और अदील ने एक साथ उसे देखा तो वो सर झुकाकर निवाले तोड़ने लगी। अदील और सादिया ने जताती नजरों से एक दूसरे को देखा। खाना खाने के बाद वो बर्तन किचन में रखकर बाहर निकल रही थी, जब सादिया ने उसे आवाज देकर बाहर लॉन में आने को कहा। पहले उसने नाराजगी जताने के लिए कुछ सोचा कि ना जाए, फिर खुद ही ये जानने के लिए कि वो कुछ जानते हैं या नहीं, लॉन की तरफ चल पड़ी, जहां वो दोनों उसी के मुंतजिर थे। जहन नसीब, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? उसवा ने अबरू उचकाकर अदील को देखा। क्यों, तुम्हें नहीं पता? आफ्टर ऑल तुम हमारी भाभी के ओहदे पर फायज होने वाली हो। अदील की बात पर उसे बड़े जोर की हंसी आई थी, लेकिन जब्त करते हुए बोली, बड़ी जल्दी याद आ गया। वो माथे पर बल डालकर बोली, तो तुम्हारा क्या मतलब है? हम बंगड़ा डालकर इस बात का ऐलान करते? हाँ, ऐसा करने में हर्ज भी नहीं था। उस वक्त की बात पर वो एक पल के लिए हैरान हुआ था, और फिर उसे खांसी का दौरा पड़ गया। उसवा ने नागवारी से उसे देखा, और जब उसकी खांसी नहीं रुकी तो उसने जोर से उसके कंधे पर धप लगाई। जरा मुलाहिजा फरमाएं, उसने सादिया को मुखातिब किया, जो मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी। मोहतरमा को कितना शौक है शादी का, और हम उनकी हमदर्दी में दुबले हुए जा रहे हैं। तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं, तुम्हारी शादी मेहरान अमीन वल्द अमीन असलम से तय पाई है, जो सदा से तुम्हारी जान के दुश्मन थे, और इनका शुमार कल तक भी तुम्हारे दुश्मनों में ही होता था। फिर अचानक ये तब्दीली। अदील के सवालिया अंदाज पर वो बेनियाजी से बोली, कोई खास वजह नहीं, बस कहीं तो शादी करनी है ना। इसका क्या मतलब है, कहीं तो शादी करनी है? क्या दुनिया के सारे लड़के खत्म हो गए हैं, या मेहरान भाई आखिरी आदमी हैं? सादिया के सवाल पर अदील कह कहा लगाकर हंस पड़ा, तो वो भी मुस्कुरा दी। यार, तुम लोग अपने भाई के बारे में कैसी बातें कर रहे हो? उसवा ने मसनूई अफसोस से दोनों को देखा। जी नहीं, हमें अपने भाई से पूरी हमदर्दी है। हम उन्हें तुमसे बचाना चाहते हैं। दफा हो जाओ। अदील की बात पर वो गुस्से से उठी तो सादिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा अपने साथ बिठा लिया। मजाक खत्म यार, तुम सही बताओ, तुम खुश हो? सादिया के पूछने पर उसने बारी बारी दोनों का चेहरा देखा, जो बहुत गौर से उसे देख रहे थे, तो उसे भी संजीदा होना पड़ा। पता नहीं खुश हूं या नहीं, लेकिन तसल्ली जरूर है। आखिर इतने लोगों का ये फैसला है, तो उन्होंने सोच समझ कर ही कुछ ऐसा कहा होगा। अम्मी के बकौल यहाँ सब मेरे अपने हैं, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और उसकी नजरों में वाकई उन दोनों के लिए प्यार था, जिसे महसूस करके वो दोनों भी मुस्कुरा दिए थे, और फिर बड़े अच्छा ही सोचते हैं। और जहाँ तक मेरी पसंद की बात है, मेरी दुनिया महदूद है। इसमें गिने चुने लोग हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। अम्मी, ताया जी, ताई जी, तुम, सादिया, और हाँ, मेहरान भाई भी। सादिया को मुंह खोलता देखकर उसने जल्दी से मेहरान का नाम लिया तो दोनों मुस्कुरा दिए, लेकिन साथ ही अदील ने टोक दिया, मोहतरमा वो आपके भाई नहीं अब। हाँ, जो भी हैं। वो एकदम मुस्कुराकर नजरें चुरा गई। अरे, अपनी उसवा शर्माती भी है। अदील ने उसके सुर्ख चेहरे को देखकर कहा, तो वो उसे घूरते हुए एकदम खड़ी हुई, और फिर उनके आवाजें देने के बावजूद वो वहां रुकी नहीं। भाई आ गए। सादिया के एलानिया पुकार पर उसके हाथ में पकड़ा ग्लास हिलकर रह गया। उसने दोनों हाथों में ग्लास अच्छी तरह जकड़ लिया।
اور دل उसने अलग ही शोर मचाया था। वो आज पहली बार तो मेहरान को नहीं देख रही थी। कभी भी उसने मेहरान के लिए ऐसा नहीं सोचा था और ना ऐसा महसूस किया था जैसा इन चंद दिनों में महसूस करने लगी थी। वो किचन के दरवाजे में आकर खड़ी हो गई, जहां से लाउंज का मंजर बिल्कुल वाजे था। सबसे होती हुई उसकी नजरें मेहरान पर ठहर सी गईं। आज वो चेहरा कितना नया नया अलग अलग सा लग रहा था। कल तक ये चेहरा इसलिए आम सा था, लेकिन आज कितना अपना अपना सा दिल के करीब लग रहा था। चंद दिनों की बेसाख्ता सोच ने इस शख्स को कितना अपना बना दिया था। उसे यूं लगने लगा था कि उसका सब कुछ सिर्फ उसी का है। उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुरा उठे, इससे पहले कि किसी की नजर उस पर पड़ती, और वो उसके चेहरे के खिलते रंग उसके दिल का भेद खोलते। वो फौरन वहां से हट गई थी। वो सोने की तैयारी कर रही थी जब सादिया उसे पुकारते हुए कमरे में दाखिल हुई थी। अभी वो ठीक तरह से उठी भी नहीं थी कि सादिया ने करीब पहुंचते ही उसका हाथ पकड़कर उसे खींचना शुरू कर दिया। इस अचानक उफ्ताद पर वो बौखला कर रह गई। आखिर हुआ क्या है? कौन सा तूफान आ गया है? उसकी मुसलसल खींचातानी से तंग आकर वो झिंझलाकर बोली। उसके झिंझलाने पर सादिया उसका हाथ छोड़कर सीधी खड़ी हो गई और संजीदगी से उसे देखने लगी। क्या तुम ये जानना चाहती हो कि तुम में ऐसी क्या खूबी है जिसकी बिना पर एक इंसान, बल्कि एक ऐसा इंसान जिससे हर वक्त तुम्हारी लड़ाई रहती थी, वो क्यों तुमसे शादी करना चाहता है? बल्कि सीधे और आसान अल्फाज में तुम अपनी तारीफें सुनना चाहती हो। उसवा ना समझने वाले अंदाज में उसका चेहरा देखने लगी। मैं क्या फारसी बोल रही हूँ जो यूं उल्लुओं की तरह दीदे फाड़ कर मुझे देख रही हो? तुम क्या अंट शंट बोल रही हो? मुझे समझ नहीं आ रही। उसे वाकई नींद की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अम्मी मेहरान भाई के कमरे में जा रही हैं, उनको बताने भी और पूछने भी। सादिया के बताने पर ना सिर्फ उसके कान खड़े हो गए थे, बल्कि आंखें भी पूरी की पूरी खुल गई थी। वो एकदम चादर हटाकर खड़ी हुई थी। फिर सादिया के करीब जाकर उसने सवाल किया था, फिर क्या? चलो चलकर सुनते हैं। वैसे भी बाहर मैदान साफ है, सारे सो चुके हैं। सादिया की आंखें मटकाने पर वो मुस्कुराते हुए उसके साथ चल पड़ी। बाहर मुकम्मल खामोशी थी और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे साफ सुनाई दे रही थी। शगुफ्ता के कमरे का दरवाजा बंद था। कॉरिडोर से गुजरकर वो लाउंज में आए थे, जहां मध्यम सी रोशनी थी। ताया जी के कमरे का दरवाजा बंद था। वो दोनों दबे पांव चलती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियों से आगे लंबा कॉरिडोर था, जिसके आखिर में मेहरान का कमरा था, जिसके साथ टेरेस था, जहां से लॉन और उसके गेट और बाहर का मंजर साफ नजर आ रहा था। दिल में जाने क्यों अतल पतल हो रही थी। उसने बेसाख्ता अंदाज में सादिया का हाथ थामा था। वो अब बिल्लियों की तरह दबे पांव आगे बढ़ रही थी। चौंक कर रुकी और गौर से उसका चेहरा देखने लगी। क्या हुआ? सादिया ने सरगोशी में उससे पूछा। तो वो नफी में सर हिलाकर रह गई। तुम्हारे हाथ क्यों इतने ठंडे हो रहे हैं? मुझे डर लग रहा है, वो नजरें चुराते हुए बोली थी। कम ऑन यार, इसमें डरने वाली क्या बात है? बल्कि अभी तो तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। ये मेहरान भाई भी बड़े छुपे रुस्तम हैं। कभी पता ही नहीं चलने दिया कि वो तुम्हें इतना पसंद करते हैं, कि शादी करना चाहते हैं। सादिया ने कहने के साथ उसे गुदगुदी की तो उसकी हंसी छूट गई। अगले ही पल दोनों ने शी कहकर एक दूसरे को चुप करवाया था और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगी। कमरे का दरवाजा नीम वा था। वो दोनों दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हो गई। अंदर से रेहाना की आवाजें आ रही थी। इस दफा तुमने ज्यादा दिन नहीं लगा दिए? नहीं तो अम्मी, हफ्ते का कह कर गया था, एक दिन पहले ही आ गया हूँ। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। हाँ वाकई, लेकिन मुझे तुम्हारा इंतजार था शायद, इसलिए दिन ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा, वो क्यों? मेहरान की मुस्कुराती आवाज पर उसने बेसाख्ता अंदर झांका था। दरवाजे के बिल्कुल सामने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों में ब्रश कर रहा था। तुमसे एक जरूरी बात करना थी। जी बोले। नहीं, यूं नहीं, यहाँ आकर बैठो और तसल्ली से बात सुनो। ऐसी क्या बात है अम्मी? वो ब्रश टेबल पर रखकर उनके करीब बेड पर बैठ गया। तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? मैं समझा नहीं। वो कुछ हैरान होकर उन्हें देखने लगा। मेरा मतलब है, तुमने अपनी आइंदा जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? ओ अच्छा, उनका मतलब समझकर वो मुस्कुराया। मैं जानता हूँ आप चाहती हैं मैं यहीं रहूं, पाकिस्तान में। यहाँ भी मुझे अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। लेकिन अम्मी, जो चांस मुझे मिल रहा है वो बहुत कम लोगों को मिलता है। बाहर जाकर पढ़ना आसान नहीं, और मुझे इतनी आसानी से ये मौका मिल रहा है। फिर 2 साल की ही तो बात है। वापस तो मुझे यहीं आना है, आप सबके पास। मैं समझती हूँ बेटा, और मैं उन माँओं में से नहीं जो औलाद की खुशियों में रुकावट बने। मैं जानती हूँ इस मंजिल तक पहुँचने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। तुम बाहर से आला डिग्री लेकर आओगे तो हम सब के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। लेकिन मैं इस सिलसिले में नहीं, किसी और सिलसिले में तुमसे बात करने आई थी।
اور سلسلے میں مہران نے حیرت سے دہرایا، ہاں یہ میں ہی نہیں، تمہارے ابو بھی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ خود تم سے بات کریں، اور شاید کریں بھی، لیکن میں نے سوچا ایک بار میں خود تم سے پوچھ لوں۔ ان کی اتنی لمبی تمہید پر وہ کچھ پریشان ہوا تھا۔ کیا بات ہے امی؟ دراصل تمہارے ابو چاہتے ہیں جانے سے پہلے تمہاری منگنی یا نکاح کر دیں۔ اوہ میں سمجھا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ وہ ایک دم گہرا سانس لے کر بولا، وہ تو ٹھیک ہے امی، لیکن منگنی کرنے کے لیے کسی لڑکی کا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ اس کی مسکراتی ہوئی آواز باہر کھڑی اسوا کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ دوڑا گئی۔ لڑکی ہے نا، اور تم جانتے بھی ہو، ریحانہ نے بے اختیار خوش ہو کر کہا۔ اچھا کون؟ مہران کی پراشتیاق آواز پر اسوا اور سعدیہ نے بے ساختہ اندر جھانکا۔ اسوا، کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ مہران کے دروازے کی طرف پشت تھی، وہ دونوں اس کے تاثرات نہیں جان سکی، جبکہ ریحانہ کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، جو مہران کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ یہی کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے تمہارا اور اسوا کا نکاح ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں۔ کافی دیر بعد مہران کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا مہران؟ ریحانہ تیزی سے بولی۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ امی، بس یہ نہیں ہو سکتا، آخر کوئی وجہ تو ہو۔ کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ مجھے پسند نہیں، اور اسوا کو لگا جیسے فضا میں یکدم گھٹن پڑنے لگی ہے۔ ناپسندیدگی کی وجہ؟ کوئی وجہ نہیں۔ وہ جھنجھلا کر کھڑا ہو گیا تو سعدیہ ایک دم پیچھے ہٹی اور نظریں بے اختیار اسوا پر پڑیں جو دیوار کے ساتھ ساکت کھڑی تھی۔ سعدیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے لے جانا چاہا، لیکن اس نے سختی سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ تم نے تو کہہ دیا کوئی وجہ نہیں، لیکن تمہارا باپ مجھ سے وجہ پوچھے گا۔ وہ یہ بات سب سے کر چکے ہیں، شگفتہ بھی جانتی ہے، بچے بھی جانتے ہیں، حتیٰ کہ اسوا کو بھی پتا ہے۔ ان کی بات پر وہ غصے سے ان کی طرف مڑا تھا۔ اگر اسے پتا ہے تو کون سا طوفان آ گیا ہے؟ آپ سب سے کہہ دیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اور ویسے بھی میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اور جب مجھے شادی کرنا ہوگی تب بھی وہ لڑکی اسوا نہیں ہوگی۔ لیکن مہران آخر حرج کیا ہے؟ گھر کی بچی ہے، نیک ہے، خوبصورت، لیکن پھر بھی مجھے پسند نہیں۔ وہ بہت بدتمیز اور زبان دراز ہے۔ مجھے ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں، اور پھر میرا اور اس کا مینٹل لیول بھی میچ نہیں کرتا۔ مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو ذہین، بہو اور سافٹ سپوکن ہو، جبکہ اسوا نہ تو اسے پڑھنے کا شوق ہے اور نہ ہی بات کرنے کی تمیز ہے۔ مہران کے لہجے میں بیزاری ہی بیزاری تھی۔ مہران، تم جانتے ہو اپنے ابو کو، اور یہ بھی کہ وہ اسوا سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور اسوا اور تمہاری شادی کی بات آج کی نہیں بلکہ تمہارے بچپن سے طے ہے۔ ان کی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ آپ کون سی صدی کی بات کر رہی ہیں امی؟ آج کے دور میں جہاں بچے کا بیڈ روم بھی اس کی مرضی سے سیٹ کیا جاتا ہے، وہاں آپ ایک جیتے جاگتے باشعور انسان کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کرنا چاہتی ہیں۔ شادی کوئی ایک دن کا کھیل نہیں بلکہ ساری زندگی کا جوا ہے۔ مجھے اسوا ویسے ہی پسند نہیں تو بیوی کے روپ میں اسے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا انداز قطعیت لیے ہوئے تھا۔ اسوا نے پورا زور لگا کر خود کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی ٹانگوں میں جان ہی نہ رہی ہو۔ کچھ دیر کے بعد ریحانہ کی آواز سنائی دی۔ میں تو سمجھ رہی تھی سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ یہی سوال سعدیہ اور اسوا کے دلوں میں تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، نہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں، اگر کسی کو پسند کروں گا تو وہ کم از کم اسوا نہیں ہوگی۔ معاملہ ان کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ سعدیہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اسوا کی طرف دیکھا جس کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ وہ ایک ٹک سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ سعدیہ کو لگا اگر وہ مزید یوں کھڑی رہی تو شاید گر جائے گی۔ اس نے اس کا بازو تھام کر کھینچا تو وہ روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چلنے لگی۔ کمرے میں پہنچ کر اسوا چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ اس کے دائیں پہلو میں سعدیہ بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ کتنے ہی تکلیف دہ لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ تھک کر سعدیہ نے ہی رخ بدل کر اسوا کو دیکھا، جو بالکل ساکت بیٹھی گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ دھچکا تو اسے بھی لگا تھا، لیکن جتنا صدمہ اسوا کو ہوا تھا اس کا اندازہ وہ کر سکتی تھی۔ اس نے اسوا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی کے لیے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی اسوا کی آواز سنائی دی، پلیز سعدیہ، نہ میں اس وقت کچھ سننا چاہتی ہوں اور نہ کہنا، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کا لہجہ اتنا اجنبی تھا کہ سعدیہ کا ہاتھ بے ساختہ اس کے کندھے سے ہٹ گیا۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ سارے گھر میں خاموشی چھا گئی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چراتا پھرتا۔ مہران سارا دن کا نکلا رات کو دیر گئے واپس آتا، اور اسوا اس نے اس بات کا اتنا اثر لیا تھا کہ بخار ہو گیا۔
जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर अमीन साहब ने उससे दो टोक बात करने का फैसला कर लिया। वो सर झुकाए उनके सामने बैठा था, लेकिन वो महसूस कर सकते थे कि अपने फैसले पर ना उसे कोई अफसोस है और ना कोई पशेमानी। मैं तुम्हारे इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? अचानक कमरे की खामोशी में अमीन साहब की भारी आवाज़ गूंजी, तो उसने इसी तरह नजरें झुकाए जवाब दिया, मैं अम्मी को बता चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो खामोश रहा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ मेहरान। अब की बार उसने नजरें उठाकर उन्हें देखा। अब्बू, ना तो मैं बदतमीजी कर रहा हूँ और ना करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि मेरा जवाब आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं, इसलिए वो आपको मेरी बदतमीजी लगेगा। पहली बात तो ये कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, और जब शादी करूंगा तो वो लड़की कम से कम उसवा तो नहीं होगी। क्यों? उन्होंने बड़े जब्त से पूछा था। मैं अम्मी को वजह बता चुका हूँ, लेकिन आपको भी बता देता हूँ, मेरे और उसके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। और सच्ची बात तो ये है कि मैंने कभी उसके बारे में इस तरह नहीं सोचा। अच्छी बात है, शरीफ लड़के ऐसा करते भी नहीं। लेकिन अब जबकि ये हमारी ख्वाहिश है तो तुम्हें क्या एतराज़ है? तुम मुझे कहते थे हमारे सलूक में कोई कमी आई तो लोग क्या कहेंगे? अब लगता है तुम खुद ही इस बात को भूल गए हो। हम शगुफ्ता से भी बात कर चुके हैं, हत्ता कि उसवा भी जानती है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारा ये इनकार कितने दिल तोड़ेगा। उनकी बात पर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। ऐसा सब करने को मैंने तो नहीं कहा था आपसे। इतना बड़ा फैसला करने से पहले आपको कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था। और जहां तक उसवा की बात है, तो उसे अंदाजा होना चाहिए था कि मैंने कभी उसे पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा, और ना ही कोई ऐसी उम्मीद दिलाई थी जिसके टूटने पर उसको धचका लगे। देख रही हो अपने लाडले के अंदाज, कैसे बाप से मुंह जोरी कर रहा है। बरखुरदार, उम्मीद तुमने नहीं पर हमने तो दिलाई है। तुम्हारे नज़दीक हमारी बात की कोई अहमियत नहीं। वो जिद होकर रह गया। अब्बू, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर मैंने आपके कहने से उसवा से शादी कर भी ली, तो ना मैं खुश रहूंगा ना ही उसे खुश रख सकूंगा। जब हम दोनों ही खुश नहीं होंगे, तो आपको क्या खुशी मिलेगी? तो फिर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। जी, तुम जा सकते हो। उन्होंने कहने के साथ मुंह भी मोड़ लिया था। उसने बेबसी से माँ का चेहरा देखा। वो उससे भी ज्यादा बेबस नजर आई। 2 दिन बाद उसे बहुत दूर चले जाना था। उसने आखिरी सी कोशिश करनी चाहिए। अब्बू, चले जाओ मेहरान यहाँ से। मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अगर तुम मेरी नाराज़ी नहीं चाहते, तो तुम्हें मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना होगा, वरना तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। आपको मुझसे ज़्यादा उसवा से प्यार है? हाँ। और उनकी एक हाँ ने उसे बहुत कुछ समझा दिया था। वो मजीद कुछ कहे बाहर निकल गया। वो सर झुकाए बैठा था और वो तीनों जानते थे वो रो रहा है। आज उसका वो ख्वाब हकीकत बनने जा रहा था जो लोगों के लिए ख्वाब ही रहता है। इस वक्त का उसने कितना इंतज़ार किया था। आज जब वो वक्त आया था, तो वो बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसके अपने उससे नाराज़ थे, और इस वजह से नाराज़ थे जो उसके नज़दीक वजह ही नहीं थी। हर बालिग इंसान की तरह उसे ये हक था कि वो अपनी पसंद का जीवन साथी चुने। जब उसे उसवा पसंद ही नहीं थी तो वो उसे शादी क्यों करे? उसने अमीन साहब को हर तरह से कायल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा था। वो उनका अपना खून था, लेकिन उन्होंने उस पर उसवा को तरजीह दी थी। भाई चलें, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अदील की आवाज़ ने उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला था। उसने सर उठाने से पहले अच्छी तरह आंखों को मसल कर साफ किया था। चलें अम्मी। रेहाना ने उसकी सुर्ख आंखों को देखा तो उनके दिल को बेइख्तियार किसी ने मसला था। मेहरान बेटा, अगर तुम कहो तो मैं एक दफ़ा तुम्हारे अब्बू से बात करके देख लेती हूँ। कोई फ़ायदा नहीं अम्मी। आप जानते हैं वो अपनी ज़िद के कितने पक्के हैं। आप गाड़ी में चलकर बैठे हैं, मैं चच्ची से मिलकर आता हूँ। रेहाना ने उसे रोकना चाहा, लेकिन फिर सर झटक कर बाहर निकल गई। वह दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुआ। शगुफ्ता उसे बेड पर लेटी नजर आई। उसके पुकारने पर भी वो वैसे ही लेटी रही। उसकी जानिब उनकी पुश्त थी, लेकिन वो जानता था वो जाग रही हैं, लेकिन नाराजगी की वजह से उसे देख नहीं रही। वो उनसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन लफ्जों ने जैसे उसकी जुबान का साथ छोड़ दिया हो। कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दें, वो भराई हुई आवाज में कहता हुआ बाहर निकल गया। वो तेजी से रविश पार करता हुआ गेट की तरफ बढ़ रहा था, जब कोई तेजी से गेट के अंदर दाखिल हुआ। कॉलेज यूनिफॉर्म में वो उसवा थी। उस पर नजर पड़ते ही उसवा ने नजरों का जाविया बदलकर तेजी से वहां से निकलना चाहा, और वो जो कितने दिनों से बर्दाश्त कर रहा था कि सब इस लड़की की वजह से था, अब उसे सामने देखकर उसका दिमाग यकदम घूमा था। रुको। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि वो बेख्तियार रुकी थी। मेहरान ने गौर से उसका चेहरा देखा। वो उसे पहले की निस्बत काफी कमजोर लगी थी। क्या मैं तुम्हारे इस शौक की वजह जान सकता हूँ जो तुमने खुद पर तारी कर रखा है? उसवा जो नजरें जमीन पर जमाए खड़ी थी, हैरत से उसे देखने लगी।
मेरा कौन सा तुमसे बड़ा शदीद किस्म का अफेयर चल रहा था जो मेरे इनकार पर तुम्हें बुखार हो गया है? कब मैंने तुमसे किसी किस्म का इजहार मोहब्बत किया था या किसी किस्म का कोई वादा किया हो? फिर तुम्हें क्यों लगा मैं तुमसे शादी करूंगा? ऐसी कौन सी बात मैंने तुमसे की थी जो तुमने मेरी दुल्हन बनने के ख्वाब सजा लिए? और हाँ, वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में मुस्कुराया। शादी करने का तुम्हें शौक भी तो बहुत है, और कोई मिला नहीं तो मुझे ही आसान टारगेट समझ लिया। लेकिन माइंड इट, मैं तो कम से कम तुम्हारा शिकार नहीं हो सकता। अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होती तो भी मैं तुमसे शादी ना करता, और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नफरत महसूस होती है मुझे तुमसे, सिर्फ नफरत और कुछ नहीं। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बाप मुझसे नाराज है, और मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को सिर्फ तुम्हारी वजह से महसूस नहीं कर पाया। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपने इतने अहम काम को करने से पहले अपने बाप की दुआएं नहीं ले सका। तुम्हारी वजह से चच्ची मुझसे नाराज हैं, मेरे बहन भाई मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करते। सब तुम्हारी वजह से है। मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उसने उंगली उठाकर उसे वार्न किया था। उसने देखा नहीं उसका चेहरा कैसे जर्द पड़ गया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कैसे आंसुओं से भर गई थीं। उसके देखते ही देखते वो गेट से निकला और नजरों से ओझल हो गया। वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं बल्कि अपनी रफ्तार से चलता रहता है, और जो घाव वक्त के साथ मिलते हैं वो वक्त के साथ ही मुंदबिल भी हो जाते हैं। लफ्जों के जो तीर उसके दिलो दिमाग में पेवस्त थे, उनसे खून रिसना तो बंद हो चुका था, लेकिन उनके निशान अब भी बाकी थे। शायद ये जख्म हमेशा हरे रहते अगर जो उनका देने वाला नजरों के सामने रहता, लेकिन वो उसकी नजरों से बहुत दूर हो चुका था। चाय का कप खत्म करते ही उसने टीवी भी ऑफ कर दिया। टाइम देखा, जहां शाम के 6 बज रहे थे। अदील आ गया होगा। वो बुड़बुड़ाती हुई खड़ी हो गई। वो ताया जी के पोर्शन की तरफ पहुंची। रेहाना, अदील और सादिया उसे लाउंज में बैठे नजर आए। अदील के हाथ में कुछ था। सादिया उसके करीब झुकी हुई थी। वो दोनों जोरों शोर से तबसरा कर रहे थे, और रेहाना के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी। वो पुरतजस्सुस अंदाज में मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी, लेकिन अदील के हाथ में पकड़ी तस्वीर पर नजर पड़ते ही उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। उस पर सबसे पहली नजर रेहाना की पड़ी थी। अरे उसवा! उनके कहने पर अदील और सादिया ने सर उठाकर उसे देखा। उनके देखने पर वो मुस्कुराती हुई रेहाना के करीब जाकर बैठ गई। अच्छा हुआ उसवा तुम आ गई। देखो भाई ने तस्वीरें भेजी हैं, कितनी गजब की आई हैं। सादिया के पुरजोश लहजे में भाई की मोहब्बत झलक रही थी। उसी जोश के साथ उसने सारी तस्वीरें अदील के हाथ से लेकर उसकी तरफ बढ़ा दी, और उससे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके अदील की तरफ देखा। अदील, मैंने तुम्हें फॉर्म के बारे में कहा था। हाँ लाया हूँ, वो सामने टेबल पर पड़ा है। और सुनो, उसे खड़ा होता देखकर वो जल्दी से बोला, 3 दिन बाद लास्ट डेट है, इसलिए मेरा ख्याल है कि कल ही अपने फॉर्म जमा करवा देना, वरना काफी रश हो जाएगा। वो सर हिलाते हुए टेबल की तरफ मुड़ गई। रेहाना की नजरों ने आखिर तक उसका ताक़ुब किया था। सादिया ने एक नजर अपने तस्वीरों वाले हाथ को देखकर माँ को देखा, और कंधे झटक कर अदील से बातें करने लगी। वो फॉर्म देखते देखते उनके करीब आकर रुक गई। अदील, कल तुम मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दोगे? हाँ कर दूंगा। उसके आराम से मान जाने पर मुस्कुरा दी थी। उसवा, मैं चाय बना रही हूँ, पीकर जाना। सादिया ने किचन में जाने से पहले उससे कहा था। तुम बनाओ, मैं फॉर्म रख कर आती हूँ। फॉर्म रखकर जब वो वापस आई तो रेहाना की तेज आवाज पर वहीं रुक गई। मैं बात को बढ़ाती हूँ, रेहाना जाने किसे कह रही थी। बात को बढ़ावा तुम्हारे अब्बू और उसवा दे रहे हैं। मैंने एक दफा नहीं कितनी दफा नोट किया है। जब भी मेहरान का फोन आता है ये उठकर चली जाती है। मेहरान की बात हो तो ये ऐसे हो जाती है जैसे बहरी हो। और आज ही की बात ले लो, कैसे उसने नफरत से तस्वीरों को देखा था। आखिर वो खुद को समझती क्या है? उसको शह देने में तुम्हारे बाप का हाथ है। उसके लिए अपने बेटे को नजरों से दूर कर दिया। आखिर में उनकी आवाज भर आ गई तो कब से सुनता अदील झिंझिला कर बोला, अम्मी आप हाथ धोकर उसवा के पीछे क्यों पड़ गई हैं? भाई यहाँ से अपनी मर्जी से गए थे, और यहाँ आने से उन्हें किसी ने रोका भी नहीं। ये बात तुम अपने बाप से पूछो। उनके लिए अपने बेटे से ज्यादा भतीजी अहम है। क्या इंसान को अपनी मर्जी से शादी करने का हक नहीं होता? अगर उसने इनकार कर दिया तो कौन सी क़यामत आ गई थी? अगर उन्हें अपनी भतीजी से प्यार है तो जरूरी नहीं कि उनके बेटे को भी हो। आज नहीं तो कल उसवा की शादी हो जाएगी। वो अपने घर में खुश होगी। मेरे बेटे को मुझसे दूर रखकर किस बात की सजा दी जा रही है? जाने कितने दिनों की भड़ास थी जो वो निकाल रही थी। उसवा में मजीद सुनने का हौसला नहीं था। वो इन्हीं कदमों से वापस लौट आई। रात को काफी सोचने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंची थी, इसलिए सुबह की नमाज के बाद वो सोने की बजाय बाहर लॉन में आ गई, जहां अमीन साहब वॉक कर रहे थे। उसको देखकर वो मुस्कुराए तो वो भी मुस्कुराती हुई उनके साथ वॉक करने लगी। क्या बात है, आज तुम इतनी सुबह
बस नमाज पढ़कर नींद नहीं आई। क्यों यूनिवर्सिटी जाने की खुशी में? उनके कहने पर वो हंस पड़ी। अब पहले दिन कुछ घबराहट, कुछ एक्साइटमेंट तो होती है ताया जी। यू नो वो शरारत से बोली। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। बंदे की नींदें ही उड़ जाती हैं। लेकिन बेटा जी, अभी तो सिर्फ फॉर्म जमा करवाने जा रही हो। वो भी उसके अंदाज में बोले। वो मुस्कुरा दी और एक बार फिर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। उस्मा ने कनखियों से उनका चेहरा देखा और खुद को उस बात के लिए तैयार किया जो वो रात से कहने के लिए बेचैन थी। आज ताई जी आपके साथ वॉक नहीं कर रही? तुम्हारी ताई मुझसे नाराज हैं। वो जानती थी क्यों। क्यों? बस ऐसे ही वो टाल गए। फिर भी ताया जी वो जानने पर मुसिर थे। मेहरान का फोन आया था, मैंने बात नहीं की, बस इसलिए। तो आप क्यों बात नहीं करते? वो पाकिस्तान आना चाहता है तो आए, मैंने कब मना किया है? लेकिन उसकी भी जिद है। मैं अपने मुंह से कहूं तो वो आएगा। आखिर में उनका लहजा गुस्सीला हो गया। अगर वो ऐसा चाहते हैं तो आप उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दें। उसके पास जैसे उनके हर सवाल का जवाब था। उन्होंने कुछ हैरत से उसका चेहरा देखा। तुम जानती हो उस्वा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? जी मैं जानती हूँ ताया जी, लेकिन जो हुआ वो गुजर गया। आप किसी काम के करने के लिए किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते, चाहे वो आपका बेटा ही क्यों ना हो। अब मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था और ना ही मेहरान भाई ने। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं, और ना ही मैं चाहती हूँ मेरी वजह से किसी को किसी किस्म की तकलीफ हो। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और ये भी जानती हूँ आप मेहरान भाई से भी बहुत प्यार करते हैं। अगर वो आपसे दूर हैं तो आपको भी इस चीज़ की तकलीफ है। और वो जो गौर से उसे देख रहे थे, बेसाख्ता नजरें चुरा गए। आप जानते हैं मेहरान भाई, अगर पाकिस्तान नहीं आ रहे तो इसका जिम्मेदार ताई जी मुझे समझती हैं। पागल है वो तो। अमीन साहब ने बेसाख्ता सर झटका। नहीं ताया जी, वो गलत नहीं। आप कहते हैं ना कि आप मेरी वजह से उनसे नाराज हैं, तो ताई जी को भी यही लगता है। हम सब एक ही घर में रहते हैं, और अगर घर में रहने वाले बंदों के दिलों में एक दूसरे के लिए कदूरत हो तो घर की फिजा खराब हो जाती है, और मैं ऐसा नहीं चाहती। आखिर में उसके दो टोक अंदाज पर वो बेसाख्ता मुस्कुराए थे। मेरी बेटी तो बड़ी समझदार है। वो उसकी पेशानी चूमकर बोले तो वो मुस्कुरा दी। फिर ताया जी आप मेहरान भाई से बात करेंगे? उसके पूछने पर उन्होंने सर हिलाया था। ठीक है, मैं अब तैयारी करती हूँ, वरना अदील उठते ही तूफान मचा देगा। तैयार होते हुए वो बहुत पुरसुकून थी। ताया जी से बात करके जैसे सर का बोझ उतर गया था। अब कम से कम ताई जी की चुपती नजरों और बातों से तो जान छूटेगी। उफ मेरे खुदा, पिछले 1 घंटे से वो लाइन में खड़ी थी। सर पर चमकता सूरज, वो गर्मी से बेहाल हो रही थी। पसीना सर से बहता हुआ पांव तक पहुंच गया था। अब जब 3-4 अफराद के बाद उसका नंबर था तो अचानक क्लर्क ने खिड़की बंद कर दी। उस समय दूसरे लोग क्लर्क को कोसते हुए सायेदार जगहों की तलाश में बिखर गए। दरख्त के नीचे बने बेंच पर बैठकर उसने टिश्यू से अपने चेहरे पर आया पसीना साफ करके सामने बनी बिल्डिंग की इस खिड़की को देखा जो अब भी बंद थी। मायूस होकर उसने इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू कर दिया। वो सामने खड़े एक हजूम को देख रही थी। जब उसे अपने करीब दाएं तरफ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने सर उठाकर देखा, जहां एक हैंडसम सा लड़का चेहरे पर धीमी सी मुस्कान लिए उसकी तवज्जो का तालिब था। हेलो। उसके मुतवज्जो होने पर वो गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला तो वो सर हिलाकर रह गई। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने बेंच की तरफ इशारा किया तो उसवा ने कोई जवाब दिए बगैर अपना हैंडबैग वहां से उठा लिया और लाताल्लुकी से अपने फॉर्म पर नजरें दौड़ाने लगी। सुबह से आए हैं, दोपहर होने को है और अब तक फॉर्म जमा नहीं हुए। कितने सुस्त हैं ये लोग। साथ बैठे लड़के के तबसरे पर उसने सर उठाकर उसे देखा। वो उसी से मुखातिब था। वो अब भी कोई जवाब दिए बगैर अपने फॉर्म को उलट पलट करती रही। यहाँ भी काम निकलवाने के लिए सिफारिश की जरूरत पड़ती है। मैंने तो अपना फॉर्म अंदर भिजवा दिया है। लाएं, आपका फॉर्म भी जमा करवा दूं। उसने अब अजीब नजरों से साथ बैठे इस लड़के को देखा, जो जब से बैठा था मुसलसल खुद ही बोले जा रहा था। इससे पहले कि वो उसे कोई जवाब देती, खिड़की खुली थी और वो हजूम जो इधर उधर बिखर गया था, गुड़ पर मक्खी की तरह जमा होने लगे थे। वो हड़बड़ाकर बैग थामकर तेजी से लाइन की तरफ बढ़ी। पहले जहां वो 5वें नंबर पर खड़ी थी, अब 15-16 लोगों के बाद उसका नंबर था। वो अब रो देने को थी। उसने नजरें उठाकर बेंच की तरफ देखा। वो लड़का वहीं बैठा था और उसे ही देख रहा था। उसके देखते देखते ही वो चलता हुआ उसके करीब आ गया। लाइए। उसने पुरयकीन अंदाज में फार्म और पैसे मांगे थे, जैसे वो दे ही देगी, और उसने दे भी दिए थे। वो फार्म देखते हुए आगे बढ़ा था तो अचानक उसे होश आया। सुने। उसके पुकारने पर वो मुड़कर सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। आप फार्म जमा करवा देंगे? उसने जुबान से ये लफ्ज अदा किए थे, लेकिन दिल में वो ये कह रही थी, आप पैसे लेकर भाग तो नहीं जाएंगे? जी आप फिक्र ना करें,
आप वहीं बेंच पर बैठें, मैं 15 मिनट में आता हूँ। उसके कहने पर वो बेंच के करीब आकर खड़ी हो गई। उसकी नजरें बार बार कलाई पर बंधी घड़ी पर जाती और फिर सामने लगी लाइन पर, जो बड़ी तेजी से कम हो रही थी। आज से पहले उसे 15 मिनट कभी इतने लंबे नहीं लगे, और फिर 15 के भी 20 मिनट हो गए, और फिर उसका शक यकीन में बदल गया कि वो उसके पैसे लेकर भाग गया है। इससे पहले कि वो मजीद कुछ सोचती, वो उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसके सर झुकाए हुए चेहरे पर जैसे बहार सी आ गई थी। ये ले मिस उस्वा, आपका एडमिशन हो गया। अपना नाम लिए जाने पर वो एक पल के लिए हैरान हुई थी, लेकिन फॉर्म हाथ में लेते ही समझ में आ गया। थैंक्स, नो प्रॉब्लम। उसके शुक्रिया के जवाब में वो मुस्कुराकर बोला था, मेरा नाम आशिर है। मैं और आप एक ही डिपार्टमेंट में हैं। आप इंग्लिश में मास्टर्स कर रही हैं और मैं भी, और मुमकिन है हमारे रोल नंबर भी साथ हों। वो इनकारा भरकर अदील का नंबर डायल करने लगी। अदील को आने का कहकर वो उसकी तरफ मतवज्जो हो गई, जो अभी तक वहीं खड़ा था। थैंक यू वेरी मच मिस्टर आशिर। उम्मीद है आपसे जल्द मुलाकात होगी। उसके कहने पर वो मुस्कुराकर चल दी। रात को सादिया के साथ लॉन में वॉक करते हुए वो सारे दिन की रुआदात उसे सुना रही थी। स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग। सारी बात सुनने के बाद सादिया ने आंखें मटकाकर कहा तो वो रुक कर उसे देखने लगी। इन दो लफ्जों की वजाहत करना पसंद करेंगी आप? उसके तंजिया अंदाज पर सादिया मुस्कुराकर बोली, स्ट्रेंज इसलिए कि वहाँ इतने लड़के थे और इतनी लड़कियां थी, और सिर्फ वही लड़का तुम्हारी मदद को क्यों आया, या फिर उसने सिर्फ तुम्हारी मदद क्यों की? वहाँ और भी तो गर्मी से बेहाल बेचारी मजबूर बहनें थीं। उसके बेचारी और मजबूर बहनें कहने पर उसे हंसी आ गई थी। और जहाँ तक इंटरेस्टिंग होने की बात है, तो यहाँ मुझे दिलचस्प ये लगा कि वो लड़का आशिर, इसको कहीं तुमसे पहली नज़र की मोहब्बत ना हो गई हो। अच्छा अच्छा, अब घूरना बाद में, पहले मेरी बात तो सुन लो। हो सकता है ना कि उसे तुमसे वो अफसानवी सी मोहब्बत हो गई हो जो अक्सर फिल्मों ड्रामों में देखने को मिलती है। हीरोइन कॉलेज से निकल रही थी या निकल चुकी थी, पसीने से शराबूर उसका बुरा हाल होता है, लेकिन फिर भी हीरो के मन को भा जाती है। गालों पर बहता पसीना उसे शबनम के कतरे महसूस होते हैं। वो धूप से काला पड़ता रंग उसे दहकता गुलाब रंग लगता है। मत तो मारी होती है ना उनकी। हम जब कॉलेज से बाहर वैन के इंतजार में खड़े होते हैं तो अच्छा खासा साफ रंग भी कैसे मिट्टी से काला पड़ जाता है। खुद को देखने को दिल नहीं करता तो दूसरा क्या खाक दिखेगा। उसके जले हुए तबसरे पर वो दिल खोलकर हंसी थी। उसके साथ वो खुद भी हंस पड़ी थी। क्लासेस के स्टार्ट होते ही वो अच्छी खासी मसरूफ हो गई थी। पहले ये रोना था बोरियत बहुत है, और अब ये रोना था कि टाइम नहीं मिलता। यूनिवर्सिटी आते आते तकरीबन शाम हो जाती, फिर थोड़ी देर बाद सोना, फिर काम, लेकिन इसके बावजूद टाइम अच्छा गुजर रहा था। जब वो पहले दिन यूनिवर्सिटी गई, अच्छी खासी नर्वस थी। वो अंदर से बेतहाशा नर्वस और ऊपर से चेहरे को खुद एतमादी से सजाए अपनी क्लास ढूंढ रही थी, जब अपने पीछे से हेलो की आवाज़ सुनकर रुक गई, और पीछे खड़े आशिर को देखकर वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। यकीनन आप अपनी क्लास ढूंढ रही हैं। उसके दुरुस्त अंदाजे पर वो सर हिलाकर रह गई। आज क्लासेस स्टार्ट हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपका गालिबन पहला दिन है। उसकी मालूमात पर वो काफ़ी हैरान हुई थी, और उसकी हैरत को शायद उसने महसूस भी कर लिया था। दरअसल मैं तो शुरू से आ रहा हूँ, और आपका रोल नंबर भी मुझे मालूम था, इसलिए आपकी गैर हाजिरी को मैंने महसूस किया। ये रही क्लास। साथ ही उसने दाएं तरफ इशारा किया तो वो क्लास में दाखिल हुई। ये था उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन। उसे नहीं लगता था वो यहाँ किसी से दोस्ती कर सकेगी। उसकी सारी क्लासें हेलो हाय थी, लेकिन दोस्ती नहीं। मगर उसका ख्याल गलत साबित हुआ। आशिर से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई, लेकिन उसमें ज्यादा हाथ खुद आशिर की अपनी कोशिश का था। ये नहीं कि उसकी बस एक उसी से दोस्ती थी। उसकी क्लास क्या, यूनिवर्सिटी की हर लड़की से सलाम दुआ थी। उसकी नेचर ही ऐसी थी। लेकिन उसवा पर वो खास तवज्जो देता था। कभी कभी सादिया की कही हुई बातें दिमाग में गूंजती, लेकिन वो सर झटक कर रह जाती। आज सुबह ही से उसका मूड सख्त ऑफ था, और वजह मेहरान की आमद थी। तबीयत पर अजीब सी बेजारी छाई थी। वो जानती थी ऐसा एक ना एक दिन तो होना ही था। यह मेहरान का घर था, उसे यहीं आना था। ताया जी लाख उससे नाराज सही, पर वो उनका लाडला और चहीता बेटा था, और वो तो जैसे उसके कहने के मुंतजिर थे। घर में कुछ दिनों से खास तैयारियां चल रही थी, लेकिन उसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, और ये सब तैयारियां मेहरान के इस्तकबाल के लिए थी। आज जब उसकी फ्लाइट थी तो सुबह शगुफ्ता ने उसे बताया, मेहरान आ रहा है। उसने सिर्फ एक नजर उन्हें देखा और अपना नाश्ता करने लगी। यूनिवर्सिटी से जब वो घर आई तो सब एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे। अब घर में किसी को तो रहना है, ये बहाना करके वो नहीं गई थी, और किसी ने उसे जाने पर मजबूर भी नहीं किया था। ताई जी उसे बिरयानी और कबाब बनाने के लिए कह गई थी। उन्हें इनकार भी नहीं कर सकती थी। कबाब फ्राई करते हुए वो खुद भी बुरी तरह खोल रही थी। सामान लेकर जब वो बाहर निकला तो दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर लोगों का हजूम था।
जिसमें वो अपनों को तलाश कर रहा था, और हजूम में जो शनासा चेहरा नजर आया था, उसने उसकी धड़कन और तेज कर दी थी। अब्बू, वो जहरीला बुड़बुड़ाता हुआ हजूम को चीरता हुआ उनकी तरफ बढ़ा था। उसको देखते ही उन्होंने बाजू फैला दिए और उनके साथ लगते ही उसकी आंखें बेसाख्ता नम हुई थी। उनसे अलग होकर वो बारी बारी सबसे मिला था। शगुफ्ता को देखकर वो बेसाख्ता खुश हो गया। 2 साल पहले वो जिस तरह के हालात में गया था, उसका असर उसने उनके चेहरे पर तलाश करना चाहा, लेकिन कोशिश के बावजूद वो किसी के चेहरे पर कोई शिकवा गिला तलाश न कर सका। वो सब गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। वो अदील के साथ पीछे चल रहा था। जब उसने मुस्कुराते हुए अदील को देखा, ये पत्थर में जोंक कैसे लगी? उसका इशारा अमीन साहब की तरफ था। उसका इशारा समझकर वो भी उसी अंदाज में बोला, आप ये ना समझे, ये पत्थर आपकी मोहब्बत में पिघला है। तो वो कुछ हैरान होकर उसे देखने लगा। आपको पाकिस्तान में एंट्री की इजाज़त मिस उसवा की वजह से मिली है। उसने अब्बू से आपके लिए सिफारिश की थी। उसवा ने उसने हैरानी से दोहराया। गाड़ी के करीब पहुंचने पर सब गाड़ी में बैठ गए, तो वो जो कुछ देर पहले बेहद खुश था, एकदम उलझ गया। उसने अब महसूस किया था, सब थे, उसवा नहीं थी। और 2 साल पहले जो हुआ था, उसके बाद यूं उसवा का उसकी हमायत करना, वो बुरी तरह उलझा था। घर पहुंचकर अपनों के दरमियान बैठकर कितना अच्छा लग रहा था। वो खुश था, बल्कि बहुत खुश था। लेकिन जो उलझन एयरपोर्ट से शुरू हुई थी, वो अब भी बरकरार थी। उसकी नजरें कब से उसवा को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, और किसी से पूछना उसे ठीक भी नहीं लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम की आवाज पर उसने सादिया से नजरें हटाकर सामने देखा, जहां वो खड़ी थी। उसने शायद उसे ही सलाम किया था, पता नहीं कैसे, क्योंकि वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। खाना लग गया है, अब भी उसने किसी को मुखातिब किए बगैर इत्तला दी थी। सादिया, शर्म करो, बहन कब से अकेली लगी है। खाना भी उसने बनाया है, कम से कम बर्तन तो साथ लगा देने थे। ताया जी के घुरकने पर वो कसिया कर खड़ी हुई थी। जब वो बिरयानी की डिश लेकर आई, तो सब आ चुके थे। उसे जो कुर्सी खाली मिली थी, वो ऐन मेहरान के सामने थी। वो उस पर ध्यान दिए बगैर प्लेट पर नजरें गाड़ कर बैठ गई। कैसी हो उसवा? उसको मुखातिब करने में पहल मेहरान नहीं की थी। ठीक हूँ। सबकी मौजूदगी की वजह से उसे जवाब देना पड़ा था। उसने बिरयानी की डिश की तरफ हाथ बढ़ाया, जब ही दूसरी तरफ से मेहरान ने डिश थामी थी। उसकी नजरें बेख्तियार सामने उठी थीं। मेहरान पर पड़ी गैर इरादी नजर को इतनी जल्दी हटा नहीं सकी थी। उसके देखने पर वो मुस्कुराया था, जैसे उसने जानबूझकर ये हरकत की हो। बहुत भूख होने के बावजूद उसने बिरयानी की डिश से हाथ हटा लिए। अदील, प्लीज ये डोंगा पास करना। उसने गर्दन घुमाकर पास बैठे अदील से कहा। उसने बिरयानी खाने का इरादा ही बदल दिया, जिसकी नीयत मेहरान ने की थी। कैसी लगी बिरयानी मेहरान? ताया जी ने उससे पूछा। बहुत अच्छी है अब्बू, काफी अरसे बाद इतना अच्छा खाना खाया है। वो वाकई काफी रगबत से खा रहा था। उसवा ने बनाया है, ये कबाब लो। ये भी उसवा ने बनाए हैं। माशाल्लाह, हमारी बेटी के हाथ में बड़ा जायका है। कोई और वक्त होता तो उसवा उस तारीफ पर बड़ी खुश होती, लेकिन इस वक्त उसे अपनी तारीफ बहुत बुरी लग रही थी। अच्छा, वाकई पता नहीं वो इतना हैरान किस बात पर था, उसके पकाने पर या इतना अच्छा पकाने पर। उसका दिल चाह रहा था वो यहाँ से उठ जाए, क्योंकि मेहरान की नजरें वो खुद पर महसूस कर सकती थी, और उसे इन नजरों से सख्त उलझन हो रही थी। लगता है उसवा को आज कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। अदील की मुस्कुराती आवाज पर तेजी से चलता उसका मुंह एक पल के लिए रुका था। तुम अपना खाओ, उसे क्यों टोक रहे हो? उसे हाथ रोकता देखकर अमीन साहब ने अदील को घुरका था, तो वो मुस्कुराता हुआ अपनी प्लेट पर झुक गया। ताया जी मेहरान से उसकी अमेरिका में पढ़ाई के बारे में बातें करने लगे। वो उससे बातें करते हुए इतने खुश थे कि कहीं से लगता ही नहीं था कि वो कभी उससे नाराज भी थे। बातों का रुख एक बार फिर उसकी तरफ मुड़ गया। मेहरान, पता है उसवा ने बहुत शानदार नंबरों से बीएससी किया है और अब एमए कर रही है। जी अब्बू, सादिया ने बताया था। हालांकि मुझे लगता था उसवा बमुश्किल एफए ही करेगी और अब तक उसकी शादी हो चुकी होगी। उसकी बात पर अदील और सादिया का कहकहा सुनाई दिया था, और उसने खार जाने वाली नजरों से सामने देखा, जहां दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी। उसकी जुबान में बड़ी जबरदस्त खुजली हो रही थी। क्यों, आप क्या समझते हैं आप दुनिया में वाहिद पढ़े लिखे हैं? बाकी क्या यहाँ घास चरने आए हैं? अब की बार सिर्फ अदील का कहकहा सुनाई दिया था, जो यकीनन उसे दाद देने के लिए था। उसका ख्याल था उसे मिर्चें जरूर लगेंगी, लेकिन वहां तो जैसे मुस्कुराहट का मौसम ठहर गया था। शुक्र है तुम बोली तो, वरना मैं समझ रहा था इतने सालों में कहीं तुम्हारी जुबान को जंग तो नहीं लग गया। वो कोई भी जवाब दिए बगैर अपना खाना खत्म करने लगी। उसके हाथ में पकड़ा हुआ पेन तेजी से चल रहा था, जब अचानक किसी ने उसके करीब आकर हाव कहा। पता होने के बावजूद वो डर गई थी।
उसने कदरे नागवारी से सर उठाया। तौबा, इतना गुस्सा? आशिर मसनूई डर का मुजाहरा करते हुए उसके सामने बैठ गया। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? उसके लफ्जों के बरक्स उसके लहजे की शरारत वो साफ महसूस कर सकती थी। मेरी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं? हैं? उसने हैरान होकर अपने दांतों को छुआ जो मुंह के अंदर ही थे। इतनी जली हुई क्यों हो? क्योंकि तुम जो हवाओं में उड़ रहे हो। मैं? आशिर ने हैरत से अपने सीने पर उंगली रखी। नहीं, मैं सिर्फ 3 दिन में यूनिवर्सिटी नहीं आई और तुम हुमा को डेट पर भी लेकर जाने लगे। ओह, तो ये बात है। उसकी बात सुनकर जैसे वो इत्मीनान से मुस्कुराया। तुम जेलस हो रही हो? जेलस होती है मेरी जूती। मैं जानता हूँ, आखिरकार वो भी तो तुम्हारी है। स्टॉप इट आशिर। मैं इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं। उसे वाकई आशिर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अभी कुछ दिन पहले आशिर ने उसे प्रपोज किया था। तब भी वो जानती थी आशिर की लड़कियों से दोस्ती है, लेकिन उसे लगता था जितना वो उससे सीरियस है किसी और से नहीं। लेकिन आज 3 दिन बाद जब वो यूनिवर्सिटी आई तो उसे मालूम हुआ वो उन्हीं के डिपार्टमेंट की लड़की हुमा के साथ यूनिवर्सिटी के अलावा बाहर भी देखा जा रहा था। उसे ये बात बुरी लगी थी। दूसरा, आजकल अम्मी को उसकी शादी की भी बहुत फिक्र हो रही थी। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? वो गौर से उसका चेहरा देखते हुए बोला। नहीं, परेशान नहीं हूँ, बस आजकल अम्मी मेरी शादी को लेकर बहुत सीरियस हैं। उसकी बात सुनकर आशिर ने बेसाख्ता अंदाज में उसे देखा था। तो तुमने क्या कहा? उसके इस्तफसार पर उसवा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मुझे क्या कहना चाहिए था? उसवा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अपनी अम्मी को भी भेजूंगा। फिर भी तुम? गुस्से में उसने बात अधूरी छोड़ दी। ये बात तुम मुझे 1 माह से कह रहे हो। उसके तेज लहजे पर कुछ पल तो वो खामोश रहा, लेकिन जब बोला तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। मैंने अम्मी से बात की है, वो कुछ नाराज़ हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं उन्हें मना लूँगा। बस अम्मी ज़रा पुराने ख़यालात की हैं और फिर ज़ूबी मुझसे बड़ी है। अम्मी चाहती हैं उसकी शादी मुझसे पहले हो और मैं जॉब भी तो नहीं करता। और सबसे अहम बात, अम्मी मेरी शादी अपनी भांजी से करना चाहती हैं। तुम्हारे पास तो शादी ना करने की कई वजूहात हैं। वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराई तो वो सिटपटा गया। ऐसा नहीं है उसवा, तो कैसा है आशिर? अगर यही सब कुछ था तो तुम मेरे पीछे क्यों आए थे? तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया था? मैंने नहीं। तुमने मुझे प्रपोज किया था, मैंने नहीं। अगर तुम संजीदा नहीं तो अभी बता दो। वो उसकी आंखों में देखकर बोली तो वो घबरा गया। तुम गलत समझ रही हो उसवा। तुम मेरे समझने को छोड़ो आशिर। बस इतना समझ लो, मुझे अपनी इज्जत नफ्स बहुत अजीज है और अपनी इज्जत नफ्स की कुर्बानी देकर मैं कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती। ये कहते हुए उसके चेहरे पर इतनी सख्ती थी कि वो उसे देख कर रह गया। वो क्लास लेकर निकल रही थी जब आशिर भागता हुआ उसके पीछे आया था। उसवा, रुको। वो जो इसको नजरअंदाज करते हुए तेजी से जा रही थी उसकी पुकार पर रुक गई। कब से आवाजें दे रहा हूँ? उसके कहने पर वो जवाब दिए बगैर उसे देखने लगी। नाराज हो? अभी उसने पूछा ही था कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने एक नज़र स्क्रीन को देखकर मोबाइल ऑफ कर दिया। उसे मालूम हो गया था कि फोन किसी लड़की का होगा। उसवा, अब के इसके पुकारने पर वो गुस्से से पलटी थी। 1 मिनट आशर, कोई भी बात करने से पहले ये सुन लो, मैं कोई टाइम पास लड़की नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती है, लेकिन मुझे लगा तुम मेरे साथ मुखलिस हो। लेकिन मैं शायद गलत थी, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ मुखलिस होते तो यूं मुझे प्रपोज करके बाद में बहाने ना बनाते। ओके बाबा, ओके, नो गुस्सा, सॉरी। उसने फौरन कान पकड़ लिए। मैं इसी संडे को अम्मी और आपा को जरूर भेजूंगा। ठीक, अब खुश? वो उसके साथ चलता हुआ बाहर आ गया। उसका गुस्सा किसी हद तक ठंडा हुआ था, लेकिन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। गेट से निकलकर वो मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखने लगी। चलो आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। थैंक्स, अदील मुझे लेने आने वाला है। अभी उसने अदील का नाम लिया था कि वो सामने से आता दिखाई दिया, लेकिन उसका ध्यान उसवा की बजाय उसके साथ खड़े आशिर पर था और करीब आने पर भी उसने उसवा से मुखातिब होने की बजाय आशिर की तरफ हाथ बढ़ाया था। कैसे हो? अदील ने आशिर से पूछा, जबकि वो ना समझने वाले अंदाज में दोनों को देख रही थी। ठीक, तुम सुनाओ, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अब कि उसने अपनी हैरत दूर करने के लिए पूछ ही लिया। तुम अदील को जानती हो? आशिर ने हैरत से उसे देखा। हाँ, अदील मेरा कज़न है। अच्छा, वो हैरत से बोला तो उसकी हैरत उसवा को बहुत अजीब लगी। ओके, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। वो जो कुछ देर पहले बड़ी फुर्सत से उसके करीब खड़ा था, अचानक अदील के आने पर जाने के लिए पर तोड़ने लगा। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहती, वो तेजी से पलट गया था। वो हैरान नजरों से उसे जाता देख रही थी जब अदील की आवाज पर चौंकी। तुम आशिर को कैसे जानती हो? मेरा क्लास फेलो है।
सिर्फ क्लास फेलो है या कुछ और? क्या मतलब? उसवा ने माथे पर बल डालकर उसे देखा। कुछ नहीं, उसने सर झटक कर खुद को कुछ कहने से रोका। अगर सिर्फ क्लास फेलो है तो ठीक है, अगर सिर्फ दोस्त है तो भी उसकी दोस्ती छोड़ दो। वो उसे वार्न करते हुए गाड़ी में बैठ गया, जबकि सवाल करने के लिए खुला उसका मुंह फ्रंट सीट पर बैठे मेहरान को देखकर वहीं बंद हो गया। आ जाओ उसवा, क्या वहीं खड़े रहने का इरादा है? उसे यूं ही खड़े देखकर मेहरान ने कहा तो वो सर झटक कर पिछला दरवाजा खोलकर बैठ गई। पता है उसवा, हम कहाँ से आ रहे हैं? मुझे इल्हाम नहीं होते। उसे पहले ही मेहरान को देखकर गुस्सा आ गया था, ऊपर से अदील के उल्टे सीधे सवाल। मेहरान के होंठों पर जाने क्यों मुस्कुराहट आ गई। क्या हुआ, इतनी जली हुई क्यों हो? अब के अदील ने हैरत से मिरर में उसे देखा तो वो उसे देख कर रह गई। चलें भाई, वो खुशखबरी सुना दें जिसको सुनाने के लिए आप यहाँ तक आए हैं। मेहरान ने हनकारा भरा। दरअसल मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था, वहां से आज मुझे कॉल आई थी, उन्होंने मुझे अपॉइंट कर लिया है। उसने अपॉइंटमेंट लेटर उसकी आंखों के सामने लहराया, जबकि खुशी उसकी आवाज से झलक रही थी। इतनी खुशी की खबर पर भी उसने कोई रिस्पॉन्स ना दिया तो मेहरान को कहना पड़ा, अपनी जॉब की इत्तला मैं सबसे पहले तुम्हें दे रहा हूँ। मेहरान की बात पर उसने सवालिया नजरों से उसकी सीट की बैग को घूरा, तभी वो पीछे मुड़ा था। जब कोई इंसान अपनी खुशी किसी दूसरे शख्स से शेयर करे तो दूसरे इंसान को खुशी हो या ना हो, उसे मुरव्वतन मुबारकबाद दे देनी चाहिए। उसकी नजरें बेख्तियार मिरर की तरफ उठी। अदील उसे ही देख रहा था। उसे मजबूरन अपना मुंह खोलना पड़ा। मुबारक हो। उसके लठमार अंदाज पर मेहरान मुस्कुराकर सीधा हो गया। एक मिठाई की दुकान के सामने से गुजरते हुए मेहरान ने अदील को रुकने को कहा था। घर वालों को इतनी खुशी की खबर सूखे मुंह नहीं सुनानी चाहिए, यहाँ से मिठाई ले लो। अदील से कहने के बाद वो फिर पीछे मुड़ा। उसवा, तुम क्या लोगी? कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं। रहने दे भाई, मुझे पता है इसे क्या पसंद है। अदील कहकर उतर गया तो मेहरान ने सीट से टेक लगा ली। तुम मुझसे नाराज हो उसवा? मेहरान के सवाल से ज्यादा उसके लहजे में महसूस की जाने वाली अफसर्दगी उसवा के लिए हैरान कुन थी। वो अभी जवाब देने का सोच ही रही थी जब वो दोबारा बोला, जब से मैं आया हूँ बमुश्किल एक आध बार हमारी मुलाकात हुई होगी, वो भी एक घर में रहते हुए। और जहां तक बात करने की बात है तो मैंने अगर तुमसे बात की तो की, तुमने कभी मुझसे बात नहीं की। उसके इस कदर शिकवे उसवा के लिए बहुत हैरान कुन थे। मेरा नहीं ख्याल मेहरान भाई, मेरे बोलने या ना बोलने से आपको कोई फर्क पड़ता है। और ये बात अब से नहीं, बहुत पहले से है। मेरी कभी भी आपसे इतनी दोस्ती नहीं रही कि मैं आपसे फजूल बातें करती रहूं। लिहाजा ऐसी बातें सोचकर अपने दिमाग को तकलीफ ना दें। ये कहकर उसने मुंह खिड़की की तरफ मोड़ लिया था, जबकि मेहरान ने भी गहरा सांस लेकर मुंह खिड़की की तरफ कर लिया। इसके बाद मेहरान ने दोबारा कोई बात नहीं की। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो सादिया और अदील रेहाना को घेरे बैठे थे। वो सलाम करते हुए अंदर दाखिल हुआ। जवाब देने वालों में सबसे नुमायां आवाज अदील की थी। वो थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गया। उसे देखकर सादिया पानी लेने चली गई थी। सादिया के उठते ही उसने आंखें बंद करके सोफे से टेक लगा ली। क्या बात है भाई, आप पैदल आए हैं? नहीं तो क्यों? उसने कुछ हैरानी से अदील को देखा, क्योंकि जिस तरह आपने ढाल बैठे हैं मैं समझा आप गाड़ी को धक्का देकर लाए हैं। वो सर झटक कर मुस्कुरा दिया। सादिया से पानी का ग्लास लेकर वो रेहाना की तरफ मुतवज्जो हुआ। अम्मी, अब्बू नजर नहीं आ रहे। और चच्ची, उसवा? तुम्हारे अब्बू मस्जिद गए हैं और तुम्हारी चच्ची और उसवा अपने कमरे में हैं। अच्छा भाई, ये छोड़े, ये देखिए अम्मी ने आपके लिए क्या दुर्रे नायाब लड़कियां ढूंढी हैं। इनमें से आप अपने लिए कोई लड़की पसंद कर लें, जो बाकी रह जाएंगी उनमें से मैं अपने लिए कोई पसंद कर लूंगा। उसने कुछ तस्वीरें मेहरान की तरफ बढ़ाई, वो जो खामोशी से अदील की बात सुन रहा था। इन्हीं खामोश नजरों से माँ का मुस्कुराता चेहरा देखने लगा। तभी सादिया उठकर उसके करीब आई थी। लाएं भाई, मैं आपकी मदद करती हूँ। ये तो नीली आंखों वाली है, देखिए कितनी खूबसूरत है। सादिया ने बड़े इश्तियाक से तस्वीर उसके आगे की, जिस पर उसने एक नजर भी नहीं डाली। सादिया समेत उन दोनों ने हैरत से उसे देखा। मुझे इनमें से किसी से भी शादी नहीं करनी। उसकी बात के जवाब में रेहाना और सादिया दोनों उसे हैरत से देखने लगी, जबकि अदील ने मुस्कुराकर पानी का ग्लास उठा लिया। लगता है भाई ने पहले से कोई लड़की पसंद कर रखी है। अदील की बात पर एक पल के लिए रेहाना का दिल बुरा हुआ था, लेकिन फिर खुद ही दिल को तसल्ली दी। जिंदगी तो उसे ही गुजारनी है, जिसमें वो खुश उसमें मैं खुश। उन्होंने मुस्कुराकर मेहरान को देखा। फिर किससे शादी करनी है? वो तीनों मुंतजिर नजरों से उसे तक रहे थे, जबकि वो सर झुकाए पता नहीं किस सोच में गुम था। बोलो मेहरान। उसकी तवील खामोशी पर रेहाना को उलझन सी होने लगी थी, और जब वो बोला तो उसने जैसे इन तीनों के सर पर बम फोड़ा था। मैं उसवा से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? रेहाना ने उसे ऐसे पूछा जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन न आया हो।
लेकिन इस बार भी वो खामोश रहा। मुझे लगता है तुम अपने हवासों में नहीं। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आप इतना नाराज हो रही हैं? आपने मुझसे शादी का पूछा, मैंने आपको बता दिया। मैं उसवा से शादी करना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? गलत ये है मेहरान कि आज से 3 साल पहले यही बात मैंने तुमसे की थी। तब तुमने जो कहा था तुम्हें शायद भूल गया है। तुम्हारे इस जवाब की वजह से तुम्हें याद होना चाहिए। तुमने ना सिर्फ अपने बाप को नाराज कर दिया था बल्कि उसवा और उसकी माँ को भी। अब जबकि इतनी मुश्किल से सब सही हुआ है, तुम फिर वही गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। उनके इश्ताल भरे लहजे को उसने आराम से सुना था। मैं कुछ भी नहीं बोला। मैं जो चाहता हूँ मैंने आपको बता दिया। आप अब्बू और चची से बात कर लें। वो अपनी बात इत्मीनान से पूरी करके खड़ा हो गया। मेहरान, मेहरान, उसके जाते ही रेहाना जैसे होश में आकर उसे आवाजें देने लगी। अम्मी प्लीज आप तो खुद को ठंडा रखें। अदील ने उनके कंधे के गिर्द बाजू फैलाकर उन्हें मजीद गुस्सा करने से रोका था। देख रहे हो अदील, इसे पागल हो गया है। तुम्हारे बाप ने सुना तो मेरा सर फाड़ देगा। और शगुफ्ता, उससे मैं किस मुंह से बात करूं? और उसवा, उसका नाम लेते ही अपना साबिका रवैया याद आने पर वो एकदम खामोश हो गई। अदील ने उन्हें देखकर सादिया को देखा जो सर झुकाए कुछ सोच रही थी। सादिया, अदील के पुकारने पर वो चौंक कर सीधी हुई। उसवा नहीं मानेगी। उसका लहजा कतई मायूसी लिए हुए था। ये तीसरी दफा था जब उसने टीवी से नजरें हटाकर शगुफ्ता को देखा था, जो पिछले 5 मिनट से एक ही पोजीशन में बैठी थी। अब की बार वो रिमोट सोफे पर रखकर खड़ी हो गई। अम्मी, उसने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जो हुई। क्या बात है अम्मी? उसके पूछने पर उन्होंने जवाब देने की बजाय सर झुका लिया। आप ताया जी की तरफ गई थी, वहां सब ठीक है? वो परेशानी से उन्हें देखने लगी। भाभी ने बुलाया था तो? अम्मी प्लीज बताएं, मुझे परेशानी हो रही है। अब बेहद संजीदगी से बोली तो उन्होंने गौर से उसका चेहरा देखा। भाभी ने मुझे मेहरान की शादी की बात करने के लिए बुलाया था। उनकी बात सुनकर उसने ऐसे सर झटका जैसे उसके नजदीक ये बात बिल्कुल फजूल हो। मेहरान ने एक लड़की भी पसंद कर ली है, तो आप इस वजह से परेशान हैं? वो उनकी परेशानी समझकर मुस्कुराई तो वो नफी में सर हिलाने लगी। जानती हो वो लड़की कौन है? होगी कोई, वो बेनियाजी से बोली तो शगुफ्ता ने दिल कड़ा करके उसे बताने का इरादा कर ही लिया। वो लड़की तुम हो। और उसकी बेनियाजी को हवा होने में एक पल लगा था। वो टुकर टुकर उनकी शक्ल देखने लगी। उनका ख्याल था वो चीखेगी, गुस्सा करेगी, लेकिन जब वो बोली तो उनकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स। आपने क्या कहा? मैं? वो गड़बड़ा गई। मैंने कहा कि मैं तुमसे पूछ लूं। उसवा ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। मेरा जवाब आप जानती हैं। उसवा बेटा, अम्मी प्लीज, कोई दलील कोई सफाई मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही समझना है। कुछ अर्सा पहले आप सबने मेरे लिए एक फैसला किया था। आपकी रजामंदी में अपनी रजामंदी शामिल करके बहुत जलील हुई थी मैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात, मुझे किससे शादी करनी है मैंने सोच लिया है। उसका नाम आशिर है, मेरा क्लासमेट है। कुछ दिनों तक उसकी मदर आएंगी, आप उन्हें हाँ कह दे और मजीद इस मौजू पर बात करने की कोई जरूरत नहीं। वो कहकर चली गई जबकि वो वहीं बैठी की बैठी रह गई। लेकिन ये आशिर कौन है? उसवा ने पहले तो कभी इसका जिक्र नहीं किया। वो सब भूलकर आशिर के बारे में सोचने लगी। कमरे में 6 नफूस मौजूद थे, लेकिन कमरे में महसूस की जाने वाली खामोशी छाई थी। वो सब अपनी अपनी सोचों में गुम एक दूसरे से नजरें चुराए बैठे थे। रेहाना ने डरते डरते अमीन साहब की तरफ देखा, जो गहरी सोच में गुम थे। रेहाना को उनकी खामोशी से उलझन होने लगी थी। वो चाहती थी जो उनके दिल में है वो कह दे। अभी कुछ देर पहले उन्होंने मेहरान की बात उनके सामने रखी थी। उन्हें लगा वो बहुत नाराज होंगे, इसलिए उन्होंने शगुफ्ता को भी बुला लिया था। लेकिन उनकी बात सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो गए थे और वो उनकी खामोशी को समझ नहीं पा रही थी। अभी कुछ देर पहले उन्होंने अदील को भेजकर मेहरान को भी बुलवा लिया था और अब वो मुंतजिर नजरों से उन्हें देख रहा था। माहौल के सकूत को अमीन साहब की आवाज ने तोड़ा था। मैं नहीं जानता तुम्हारे बेटे के दिमाग में क्या चल रहा है जो उसने ये बात कही। उनकी नजरें रेहाना पर थीं। तुम्हारा बेटा कहने पर उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो खामोशी से उसे पी गई। लेकिन मेहरान को घुसीली नजरों से देखना नहीं भूली, जो नजरें झुकाए बैठा था। जब हम सबकी ख्वाहिश थी तो जनाब के मजाज नहीं मिल रहे थे, और अब? उन्होंने एकदम बात अधूरी छोड़कर उसे देखा। क्यों, अब क्या कीड़ा समाया है तुम्हारे दिमाग में? अब्बू जी, मैंने क्या गलत बात कर दी जो सब नाराज हो रहे हैं? पहले आपने कहा था, अब मैं कह रहा हूँ। फर्क क्या है? तुम्हारे नजदीक बात ही कोई नहीं। वो यकदम मुश्तल हुए। बहरहाल अब उसवा की शादी किससे होगी उसका फैसला खुद उसवा करेगी। हम पहले ही उस बच्ची के साथ काफी ज्यादती कर चुके हैं। शगुफ्ता भाभी, वो जो सर झुकाए उनकी बात सुन रही थी, चौंक कर उन्हें देखने लगी।
आप उसवा से पूछें उसकी इस बारे में क्या राय है। भाई जी, वो कुछ कहते हुए झिझक गई तो सब उन्हें देखने लगे। वो दरअसल मैंने उसवा से पूछा था, वो अपने क्लास फेलो आशिर से शादी करना चाहती है। ये कहते हुए वो जी भरकर शर्मिंदा हुई थी। मेहरान के चेहरे पर तारीक साया एक लम्हे के लिए छाया था, जबकि अदील के माथे पर बल पड़ गए थे। रेहाना के चेहरे पर इत्मीनान दिखाई देने लगा, जैसे कोई खतरा टला हो, जबकि अमीन साहब ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। वो दोनों हाथों में सर दिए परेशान बैठा था। सब कुछ कितना आसान था, लेकिन उसने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी थी। उसने बेचैनी से बालों में हाथ फेरा, तभी दरवाजा एक झटके से खुला। उसने गर्दन मोड़कर देखा। दरवाजे में खड़ी उसवा को देखकर वो तेजी से खड़ा हुआ। आपकी हिम्मत कैसे हुई शादी की बात करने की? गुस्से के मारे उसका चेहरा लाल हो रहा था। मेहरान 2 कदम चलकर आगे आया था। कूल डाउन उसवा, अंदर आकर आराम से बात करो। उसके बरक्स वो बहुत इत्मीनान से गोया हुआ था। ना मुझे अंदर आना है और ना ही मुझे कोई बात करनी है। बस मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। वो अपनी जगह पर डटी रही तो मेहरान ने आगे बढ़कर उसका बाजू थामकर उसे अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। एक पल के लिए वो हक्का बक्का रह गई। इससे पहले वो कुछ कहती, वो हाथ छोड़कर खुद दरवाजे के आगे फैलकर खड़ा हो गया। हाँ, अब बताओ तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्यों, आपको नहीं पता? वो तंजिया अंदाज में बोली। नहीं, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो एक एक लफ्ज चबाकर बोली तो मेहरान के होंठ बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। ये कोई खास वजह नहीं शादी ना करने के लिए। मुझे यकीन है शादी के बाद तुम ही सबसे कहोगी मेहरान बहुत अच्छे हैं। इनफ, वो एकदम चीखी थी। यहाँ क्या मजाक हो रहा है? आपको क्या लगता है मैं सब भूल गई हूँ जो आपने मुझसे कहा था? आप भूल गए होंगे, लेकिन मुझे लफ्ज ब लफ्ज याद है। आपने ही कहा था अगर मैं दुनिया की आखिरी लड़की हुई तो भी आप मुझसे शादी ना करते। दुनिया जहान की खराबियां मुझ में नजर आई थी आपको। मैं पूछती हूँ, आज कौन से सुर्खाब के पर निकल आए हैं मेरे? मैं आज भी वही उसवा हूँ जिसे आप रिजेक्ट करके गए थे। मैं आपकी आइडियल नहीं थी तो फिर? गुस्से से बोलते बोलते आखिर में उसका लहजा रुंध गया तो खुद ही चुप हो गई। आई एम सॉरी उसवा, मैंने तुम्हें हर्ट किया। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। गलती इंसान से ही होती है, मुझसे भी हुई है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? वो उसके करीब आया तो वो झटके से पीछे हटी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बेइज्जती नहीं भूल सकती और ना आपको माफ कर सकती हूँ। इस तरह की बात करके आप पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस ड्रामे का मजीद हिस्सा नहीं बन सकती। और आप भी ये ख्याल दिल से निकाल दें, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अब के बार उसका लहजा जताता हुआ था। ये कहकर वो रुकी नहीं थी। उसके पहलू से निकलते हुए उसने झटके से दरवाजा खोला था। सामने खड़े अदील को देखकर एक लम्हे को सटपटाई थी, लेकिन फिर कुछ कहे बगैर तेजी से वहां से चली आई। अदील, वो सोचती नजरों से जाती उसवा को देख रहा था, जब मेहरान के पुकारने पर अंदर आ गया। खैरियत है? मेहरान ने गौर से उसकी शक्ल देखकर अंदाजा करना चाहा कि वो उसकी और रुसवा की बातें सुन चुका है या नहीं, लेकिन वो नजरें झुकाए खड़ा था कि वो कोई अंदाजा नहीं कर सका। भाई, मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। हाँ बोलो। मेहरान से बैठने का इशारा करके खुद भी बैठ गया। आप उसवा से शादी क्यों करना चाहते हैं? अदील, तुम भी? मेहरान के लहजे में अफसोस और हैरानी दोनों ही थे। जी भाई, ये सवाल सिर्फ मेरे ही नहीं सबके जहनों में है। एक वक्त था हम सबकी यही ख्वाहिश थी, हत्ता के उसवा की भी। लेकिन तब आप नहीं माने थे। आज जब सब पिछली बात को भूल चुके हैं तो आपने फिर वही बात छेड़ दी। अदील का लहजा काफी झंझलाया हुआ था। आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो हर कोई मुझे ही मुजरम ठहरा रहा है? भाई, बात यह नहीं कि आपकी ख्वाहिश अनहोनी है, बात यह है कि वक्त सही नहीं। आखिर आपने पहले मना क्यों किया था और अब आप ऐसा क्यों चाहते हैं? अदील के सवाल पर कुछ देर के लिए वो बिल्कुल खामोश रह गया, फिर गहरा सांस लेकर बोला, अगर मैं तुमसे एक बात कहूं तो तुम यकीन करोगे? अदील ने मुझसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी नजरें कह रही थी कि वो यकीन कर लेगा। मैं उसवा से मोहब्बत करने लगा हूँ। जी, अदील हैरत से बोला। हाँ, क्योंकि जो मैं उसके लिए महसूस कर रहा हूँ उसे मैं मोहब्बत ही कहूंगा। उसे पहली नज़र की मोहब्बत नहीं कह सकते, क्योंकि बचपन से उसे जानता हूँ और बचपन में तो वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैं अब्बू का बड़ा लाडला हुआ करता था। अब्बू को क्या, सबका। फिर उसवा आ गई। अब्बू मुझसे ज्यादा उसे अहमियत देने लगे। मुझे ये बहुत बुरा लगता था और इस वजह से मुझे उसवा और भी बुरी लगती थी। जब वो रोती या जिद करती तो मैं उसे डांटा करता था, कहकर वो खुद ही हंसा। मुझे वो बहुत खुदगर्ज और लापरवाह लगा करती थी, जिसे अब्बू के प्यार ने बिगाड़ दिया था। फिर अचानक जब मैं अपने फ्यूचर के हवाले से काफी परेशान था, तब अब्बू की डिमांड मेरे लिए अचानक जैसे सोचने समझने की सलाहियत ही मफकूद हो गई। जो मेरे मुंह में आया मैं बोलता चला गया। लेकिन यकीन करो अदील, मैंने कुछ भी दिल से नहीं कहा था।
اور جو بھی میں نے غصے میں اسوا سے کہا تھا اس پر آج تک شرمندہ ہوں، کیونکہ میرے کہے الفاظ میری خواہشوں کے راستے میں رکاوٹ بن گئے ہیں۔ جب میں امریکہ میں تھا اور ابو مجھ سے ناراض تھے تو مجھے ان سے نافرمانی کا احساس ستاتا تھا۔ مجھے یہ احساس نہیں ہوا میں نے اسوا کا دل توڑا ہے۔ جب میں پاکستان آیا تو تم نے بتایا، اس کے کہنے پر ابو نے مجھے معاف کیا ہے۔ پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہوا، وہ ایک دم اسوا کے نام پر دھڑکا تھا۔ اس کی بہت بڑی خوبی میرے سامنے آئی تھی۔ میں جو اسے لاپرواہ خود غرض سمجھتا تھا وہ سب غلط ثابت ہوا۔ اگر وہ خود غرض اور لاپرواہ ہوتی تو کیوں میری ماں کے، میرے باپ، بہن بھائی کے درد کو سمجھتی؟ اس نے کچھ تو محسوس کیا تھا جو ابو سے یہ کہا تھا، اور پھر جب میں گھر پہنچا اور اسوا کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ وہ خوبصورت بھی ہے۔ اب کی بار عدیل مسکرایا تھا اور وہ مجھ سے کھنچی کھنچی تھی۔ میں نے سوچا غلطی بھی میری ہے، تلافی بھی مجھے ہی کرنی ہوگی۔ شادی ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ تو مجھ سے بہت ناراض ہے۔ آخر میں وہ افسردگی سے مسکرایا تو عدیل اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ اگر آپ اسوا سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اسے بتانا چاہیے تھا۔ کیسے بتاتا؟ ابھی آئی تھی، اتنے غصے میں تھی۔ اگر میں اسے کہہ بھی دیتا تو اس نے یقین نہیں کرنا تھا۔ اور پھر یہ عاشر پتہ نہیں کون ہے، اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو میں کیسے اسے روکوں، جبکہ ابو بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ عاشر کی فکر نہ کریں، آپ بس ابو کو منانے کی کوشش کریں۔ ابو بھی مان جائیں گے اگر اسوا مان جائے تو۔ عدیل نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا، پھر مہران کی شکل دیکھ کر مسکرایا۔ آپ فکر نہ کریں، اسوا کی شادی آپ سے ہی ہوگی۔ عدیل کے پر یقین انداز پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ جب سے اس نے امی سے عاشر کی بات کی تھی تب سے وہ اس سے ناراض تھی۔ مہران کو کھری کھری سنانے کے بعد جب اس نے دروازے پر عدیل کو دیکھا تھا، پتہ نہیں اس نے کچھ سنا تھا یا نہیں، لیکن وہ تب سے اس سے گریزاں تھی۔ تائج نے اس بات پر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، البتہ سعدیہ اس سے سخت ناراض تھی۔ صرف تائج ہی تھے جو اسے ٹھیک طرح سے بات کر رہے تھے۔ وہ خود بھی کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، لیکن سب کی ناراضی دل پر بوجھ بن گئی تھی۔ اب بھی وہ صبح سے کمرے میں اکیلی تھی اور سوچ سوچ کر سر الگ درد سے پھٹ رہا تھا۔ تنگ آ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر چولہے کے قریب کھڑی سعدیہ پر پڑی۔ آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور اس پر نظر پڑتے ہی اس نے دوبارہ منہ موڑ لیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ برے دل سے اندر آ گئی۔ اس کے قریب جاتے ہی سعدیہ پلٹی تو اسوا نے تیزی سے اس کا بازو تھاما۔ تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ سعدیہ نے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ سعدیہ نے ہونٹ بھینچ کر گہرا سانس لیا۔ اتنے لوگوں کو ناراض کر کے تمہیں کیا خوشی ملے گی؟ یہ تم کہہ رہی ہو؟ اسوا کے لہجے میں محسوس کیا جانے والا دکھ تھا۔ باقیوں کا مجھے پتا نہیں، لیکن تم نے تو سب سنا تھا۔ کتنی بے عزتی کی تھی انہوں نے میری۔ انکار کرنا تھا تو آرام سے بھی ہو سکتا تھا، میری ذات کی دھجیاں اڑانا ضروری تھا، لیکن افسوس۔ اس نے سر جھٹکا۔ تم نے بھی ثابت کر دیا کہ میں ہی غیر ہوں۔ تم نے بھی اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ بس اسوا، تمہیں ہمیشہ یہی پرابلم رہتی ہے، میں غیر، تم سگے۔ ہم نے کبھی تم میں اور خود میں فرق نہیں کیا۔ جب مجھے لگا بھائی کی غلطی ہے، ہم نے بھائی کو غلط کہا تھا، ان سے ناراض ہو گئے تھے، لیکن اب تم غلط ہو۔ بھائی اب خود اپنے منہ سے تم سے شادی کی بات کر رہے ہیں، انہیں اپنے غلطی کا احساس ہے۔ اب کی بار اسوا نے کچھ کہے بغیر سر جھکا لیا۔ اس کے سرخ چہرے سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ سعدیہ نے بے اختیار اس کا چہرہ اونچا کیا تو ایک کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھوں سے گرا تھا۔ پاگل ہو تم اسوا، رو کیوں رہی ہو؟ میں کیا، بلکہ کوئی بھی تم سے ناراض نہیں۔ ہمیں جتنے بھائی عزیز ہیں اتنی تم بھی۔ ہم سب بس یہ چاہتے ہیں تم دونوں خوش رہو، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں تم دونوں ایک ساتھ خوش رہو گے۔ آگے تمہاری مرضی۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر باہر چلی گئی۔ وہ کتنی دیر تک یوں ہی کھڑی رہی۔ وہ چائے بنانے کچن میں آئی تھی، لیکن ایک دم چائے کی طلب بھی ختم ہو گئی۔ وہ ابھی لاؤنج کے دروازے تک پہنچی تھی کہ اندر داخل ہوتے عدیل کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے رکی۔ اس سے پہلے وہ آگے نکلتی، عدیل نے اسے روک لیا۔ اسوا، پلیز عدیل، اب تم کوئی نصیحت مت کرنا۔ میں کوئی نصیحت نہیں کر رہا، میں تمہیں صرف سچ بتانا چاہتا ہوں۔ بھائی بدل چکے ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ اس پر شرمندہ ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے عدیل؟ وہ وقت دوبارہ نہیں آ سکتا، اور پھر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں۔ اور تم عاشر سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ اب کہ عدیل نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ تم جانتی ہو اس کی اصلیت کیا ہے؟ اسوا کچھ کہنے کے بجائے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ ایک نمبر کا فلرٹ ہے۔ لڑکیوں سے دوستیاں کرنا اور ان کی زندگی تباہ کر کے چھوڑ دینا اس کی ہابی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے عدیل، صرف اپنے بھائی کی خواہش پوری کرنے کے لیے تم کسی کے کردار پر اتنا گھٹیا الزام بھی لگا سکتے ہو۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی اسوا؟ تم بے شک بھائی سے شادی نہ کرو، لیکن اس عاشر سے دور رہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اس کو پچھلے 3 سالوں سے جانتا ہوں، وہ میرے دوست۔ انف عدیل،
मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती। वो बेरुखी का मुजाहरा करते हुए तेजी से पलटी थी, जबकि वो गुस्से से होंठ बींचे उसकी पुश्त को घूर कर रह गया। वो आईने के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी जब दरवाजा झटके से खुला। वो तेजी से पलटी, दरवाजे में गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए सादिया खड़ी थी। तुम्हारे मेहमान आए हैं। वो ये कहकर पलट गई तो उसने गहरा सांस लिया। कल उसने अदील से तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी बातें सारा वक्त उसके दिमाग में गूंजती रहीं। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि आशिर का रिश्ता भेजना बहुत जरूरी हो गया था। रात को उसने आशिर को फोन करके फाइनल बताने को कहा था, और आज उसने अपने घर वालों को भेज दिया था। अदील की बात गलत हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद दिल में इत्मीनान की जगह परेशानी ही परेशानी थी। उसने एक तनकीदी नजर अपने सरापे पर डाली और बाहर निकल आई। लाउंज में उसे कोई नजर नहीं आया। वो ड्राइंग रूम की तरफ आ गई, जहां बाहर पड़ी कुर्सियों में से एक पर अदील बैठा था। उसकी नजरें तो हाथ में पड़े मैगजीन पर थीं, लेकिन कान कमरे के अंदर मौजूद अफराद की गुफ्तगू पर थे। वो मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। कमरे में ताया जी, ताई जी, अम्मी के अलावा एक रख्त नकूश वाली औरत, जो यकीनन आशिर की वालदा थी, और एक लड़की जो डेल डोल से औरत मालूम हो रही थी, यकीनन उसकी बहन थी। वो उन्हें सलाम करके ताया जी के साथ बैठ गई। उसके सलाम का जवाब उन दोनों में से किसी ने नहीं दिया था। अच्छा तो ये है उसवा, बड़े हकारत अमेज अंदाज में पता नहीं पूछा गया था या जताया गया था। उसवा ने कुछ हैरानी और परेशानी से सामने देखा। आजकल की लड़कियों में जैसे शर्म रही ही नहीं। यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती हैं या शरीफ लड़कों को फांसने, और माँ बाप अपनी बच्चियों को रोकते नहीं। मोहतरमा, आप होश में हैं? क्या ऑल फॉल बक रही हैं? उसवा ने अपने दाएं तरफ बैठे अमीन साहब की पुररौब आवाज सुनी, जबकि वो कांपते दिल और जिस्म के साथ अभी तक हैरान थी। मैं ऑल फॉल बक रही हूँ? जो सच बोले वो ऑल फॉल होता है। ये कहे ना कि आपने अपनी बेटी की तरबियत अच्छी नहीं की। मेरा शरीफ सीधा सादा बच्चा, हमने तो बचपन से उसकी मंगनी कर रखी है। वो खुश भी है, लेकिन ये आपकी बेटी उसके पीछे पड़ गई कि माँ को भेजो ना। मैं पूछती हूँ, आपकी बेटी के लिए लड़के खत्म हो गए हैं? बस बीबी, तुम बहुत बोल चुकी। अगर तुम औरत ना होती तो उठाकर तुम्हें बाहर फेंकता। तुम यहाँ आई, तुमने कहा तुम उसवा से मिलना चाहती हो, हमने तुम्हें बिठाया। हमें पता होता तुम रिश्ता लेने आई हो, हम तुम्हें बाहर से ही फारिग कर देते, क्योंकि उसवा की मंगनी हमारे बेटे से हो चुकी है और कुछ दिनों तक उनकी शादी है। अभी कुछ और सुनना है या? अमीन साहब ने बात अधूरी छोड़कर उन्हें देखा, जो हैरत से मुंह खोले उनकी बात सुन रही थी। वो झटके से उठी, तभी अदील अंदर दाखिल हुआ। एक बात और आंटी जी, उसने आंटी जी पर जोर देकर कहा। आपका बेटा जितना शरीफ और सीधा साधा है, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। बीसियों लड़कियों के साथ उसके अफेयर्स चल रहे हैं। जब आपके बेटे की मंगनी हो चुकी है तो आपके बेटे ने आपको यहाँ क्यों भेजा? उसवा ने उसे जबरदस्ती तो नहीं की थी। उसने आपके साथ जबरदस्ती की होगी। लिहाजा आप अपने शरीफ बेटे को कंट्रोल करें, ना कि दूसरों के घर जाकर उनकी बेटियों पर तोहमत लगाएं। आया समझ में? हूँ। वो दोनों माँ बेटियां सर झटकती हुई बाहर निकल गई, जबकि उसवा का दिल चाह रहा था जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसकी आंख से एक आंसू भी नहीं गिरा, बल्कि उसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत वो मुंतजर थी, तानों के लिए, डांट फटकार के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने उसे कुछ भी नहीं कहा, हत्ता कि वो उठकर अपने कमरे में आ गई। एक एक करके कितनी बातें उसके जहन में घूमने लगी। आशिर का किरदार उसके सामने था, फिर वो कैसे इग्नोर कर गई? अदील ने उसे इतने वाज़ेह लफ्जों में बताया था, लेकिन उसने उसकी भी नहीं सुनी थी। सबको उसने नाराज किया था, सिर्फ आशिर की वजह से। क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों? वो एकदम दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी, और फिर वो इतना रोई कि उसकी हिचकियां बंध गईं। फोन बेल की टोन पर उसने आंखों से हाथ हटाया। स्क्रीन पर नजर आने वाला नाम आशिर का था। वो कुछ देर बरसती नजरों से स्क्रीन को देखती रही, और अगले ही पल उसने मोबाइल दीवार पर दे मारा। शाम से रात हो गई थी और वो भी रो रो कर थक चुकी थी। कोई उसके कमरे में नहीं आया था। शायद वो चाहते थे वो रोकर अपना गुबार निकाल ले, और वो खुद भी किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। वो वॉशरूम से मुंह धोकर निकली तो ताया जी पहले से कमरे में मौजूद थे, और वो जो सोच रही थी कि वो इतना रो चुकी है कि आंसू खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनको देखते ही आंखें यकदम झिलमिल हो गई थी। वो आंखें झपकती हुई उनके करीब आकर बैठ गई। उन्होंने कुछ कहे बगैर उसका सर अपने कंधे से लगा लिया। उसके रोने पर वो कुछ कहे बगैर उसका सर थपकते रहे, लेकिन जब वो मुसलसल रोती रही तो उन्हें टोकना पड़ा। बस बेटा, अब तुम बिल्कुल नहीं रोगी। जो हुआ उसे भूल जाओ। ना तुम याद करोगी, ना घर में कोई इसे दोहराएगा। इसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। शाबाश। उन्होंने उसका चेहरा ऊंचा करके उसके आंसू साफ किए। ताजी, उसने बड़ी मुश्किल से ये दो लफ्ज अदा किए थे। वो इनसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन आंसू ने अल्फाज का रास्ता ही रोक लिया था। लेकिन वो जैसे उसके दिल की बात समझ गए थे। बेटा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। बस तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ।
तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं और ना कोई दबाव है। हम चाहते हैं तुम्हारी शादी मेहरान से हो जाए। ये हमारी कल भी ख्वाहिश थी और आज भी है। मैं तुम दोनों की खुशी चाहता हूँ। मेहरान की खुशी तुम में है और अगर तुम अपनी खुशी से मेहरान को अपनाती हो तो हम सबकी खुशी भी इसमें शामिल होगी। लेकिन अगर तुम मेहरान के साथ खुश नहीं तो कोई बात नहीं, कोई भी तुमसे नाराज नहीं होगा। वो उसका सर थपथपाकर खड़े हो गए। तुम्हें फैसला करने के लिए वक्त चाहिए या तुम फैसला कर चुकी हो? नहीं ताया जी, मुझे नहीं लगता मैं कोई फैसला कर सकती हूँ। आपको जो बेहतर लगता है वो मुझे मंजूर है। मुझे तुम्हारे लिए मेहरान सही लगता है। मैं नहीं चाहता कल को कोई और बात हो। इसीलिए मैं जल्द अज जल्द तुम लोगों की शादी कर दूंगा। तुम बस बेफिक्र हो जाओ। वो उसे तसल्ली देकर बाहर निकल गए, जबकि वो रोना भूलकर अपने आने वाले कल के बारे में सोचने लगी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। सब बहुत खुश थे। किसी के चेहरे पर किसी भी पुरानी बात की तलखी नहीं थी। सिर्फ एक वही थी जो परेशान थी। परेशानी ये नहीं थी कि उसकी शादी मेहरान से हो रही थी, बल्कि परेशानी ये थी कि जब से शादी की बात शुरू हुई थी तब से एक बार भी उसका और मेहरान का आमना सामना नहीं हुआ था। वो नहीं जानती थी वो उसके बारे में क्या सोच रहा है। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब उसे मेहरान की सोच की फिक्र होने लगी थी। उसे कभी भी आशिर से मोहब्बत नहीं थी। वो सिर्फ एक जिद थी जो सिर्फ मेहरान को तकलीफ देने के लिए थी। उसे नहीं पता था कि उसको तकलीफ देने के चक्कर में वो खुद बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाएगी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बर्बाद होने से बच गई थी। ये सब उसकी माँ की दुआओं का नतीजा था। जो हुआ वो गुजर गया, लेकिन उसे आने वाले वक्त की फिक्र थी। आखिर क्या बात है जो मेहरान ने दोबारा उससे बात नहीं की? आखिर उसे कुछ तो पूछना चाहिए था। वो अपनी सोचों में उलझी थी जब सादिया अंदर दाखिल हुई। और दुल्हन बेगम, तुम अभी तक यूं ही बैठी हो? उसने एकदम चौंक कर सामने देखा और गहरा सांस लेकर चेहरे पर हाथ फेरा। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? ये हुलिया क्या बनाया हुआ है? किस एंगल से लगता है कि कुछ दिनों तक तुम्हारी शादी है? ब्यूटी पार्लर से टाइम लिया हुआ है, लहंगे का ऑर्डर दिया था वो लेना है और बहुत से काम हैं। शादी तुम्हारी और भाई की है, लेकिन घन चक्कर मैं और अदील बने हुए हैं। तुम दोनों तो लगता है अभी से मायूं बैठ गए हो। लो कपड़े पहनो, अदील हमारा इंतजार कर रहा है। उसका सूट उसके सामने रखकर उसका चेहरा देखा जो सुर्ख हो रहा था। वो हैरान होती उसके सामने बैठ गई। इससे पहले कि वो कुछ पूछती वो रोने लगी। उसवा, क्या बात है, इस तरह क्यों रो रही हो? उसके मुसलसल पूछने पर भी वो यूं ही रोती रही तो उसकी हैरत परेशानी में बदल गई। तभी दस्तक देकर अदील अंदर दाखिल हुआ। लड़कियों, कितनी सुस्त हो तुम दोनों। मैं कब से। वो जो बोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ था, अंदर का सीन देखकर चुप रह गया। फिर आहिस्तगी से चलता हुआ उनके करीब आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? उसने सादिया से पूछा तो उसने सर हिलाकर लाइलमी का इजहार किया तो वो घुटनों के बल नीचे बैठ गया। क्या बात है उसवा? क्या अभी भी कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? तुम शादी से खुश नहीं? बोलो उसवा। अदील ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसका सर नफी में हिला, जबकि वो दोनों अपनी जगह साकत रह गए। तुम खुश नहीं हो? सादिया के लहजे में अंदेशे थे। नहीं, ये बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे भाई खुश नहीं हैं। खुदा पहाड़ निकला चूहा। सादिया ने रिलैक्स होकर हाथ झाड़े। मोहतरम तो खुशी के मारे भंगड़े डालते फिर रहे हैं। आपको किस दुश्मन ने कह दिया वो खुश नहीं? अदील जेरेलब मुस्कुराते हुए आंखों में शरारत लिए उसे देखने लगा। तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने उनसे बदतमीजी की थी और कहा था मैं आशिर से शादी करना चाहती हूँ। उन्हें तो यही लगता होगा कि मैं आशिर को पसंद करती थी और आशिर की असलियत जानने के बाद मजबूरी में उनसे शादी कर रही हूँ। हालांकि मैं। बात करते करते अचानक वो चुप कर गई। उसके यूं खामोश हो जाने पर अदील और सादिया ने मानीखेज अंदाज में एक दूसरे को देखा। तुम क्या कह रही थी? सादिया ने उसे बोलने पर उकसाया तो उसने झिझकती नजर से उसे देखा। मुझे लगता है वो मजबूरी में मुझसे शादी कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? अब के अदील ने खड़े होते हुए पूछा। इसलिए कि अगर अब वो ना करेंगे तो ताया जी फिर नाराज हो जाएंगे। सादिया, इसको समझाना हमारे बस की बात नहीं। तुम इसे बाहर लेकर जाओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। वो उसे आंख से इशारा करते हुए बाहर निकल गया। चलो उठो उसवा, कपड़े चेंज करके हुलिया सही करो और बाहर आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। वो उसे मजीद कोई बात करने का मौका दिए बगैर बाहर निकल गई तो मजबूरन उसे भी उठना पड़ा। वो अपने ध्यान में चलती हुई गाड़ी तक पहुंच गई। जब वो फ्रंट सीट तक पहुंची तो दरवाजा खुल गया। वो कुछ चौंक कर सीधी हुई और अंदर बैठ गई। उसके बैठते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। अदील, सादिया। उसके ख्याल में अदील सादिया को भूल गया था, लेकिन वहां अदील की जगह मेहरान था। हैरत के मारे वो कितनी देर तक उसे देखती रही, यहाँ तक कि मेहरान ने सामने से नजर हटाकर उसकी आंखों में देखा। नजरें मिलते ही उसने फौरन नजरों का जाविया बदला था। इतनी खुद फरामोशी अच्छी नहीं होती। अगर मेरी जगह कोई और होता तो। मेहरान के सवाल पर वो कुछ कहने के बजाय बाहर देखने लगी। अभी हम लहंगा लेने जा रहे हैं, सादिया कह रही थी। लहंगा हम दोनों की मुश्तरका पसंद से आना चाहिए। सादिया ने कहा तो आपको ख्याल आया, आपको खुद नहीं पता था?
توبہ اتنا غصہ! اسی غصے سے ڈر کے میں تمہارے سامنے نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو تمہیں پسند نہ آئی تو کوئی پتہ نہیں پاس پڑی کوئی چیز اٹھا کر میرے سر پر دے مارو یا میری پوری بات سنے بغیر وہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس لیے میں نے سوچا ہر بات کے لیے بہترین دن شادی کا ہے، کم از کم تم کہیں بھاگ کر تو نہیں جا سکو گی۔ لیکن عدیل اور سعدیہ نے بتایا تم تو کافی سے زیادہ مجھ سے بدگمان ہو، کس بات سے پریشان ہو؟ اسوا نے پلکیں جھپک کر آنسوؤں کو باہر آنے سے روکا۔ مہران نے ایک نظر اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر گاڑی ایک سائڈ پر روک دی۔ اسوا مجھے بتاؤ کیا چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ میری اور آپ کی شادی ہو رہی ہے، کیا آپ خوش ہیں؟ کیا تم نہیں ہو؟ آپ بتائیں۔ اب کہ اس نے اپنا رخ مہران کی طرف کر لیا، میں بہت خوش ہوں۔ اس کے ان لفظوں میں پتہ نہیں کیا تھا، اس کا دل ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ میں نے اس دن آپ سے بدتمیزی کی تھی اور کہا تھا میں عاشر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں عاشر سے محبت کرتی تھی۔ یہ جو کچھ ہوا یہ صرف اس چیز کا رد عمل تھا جو رویہ آپ نے میرے ساتھ اختیار کیا تھا۔ آپ کی باتوں سے میں بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ میں اس چیز کے لیے تم سے معافی مانگ چکا ہوں اسوا، اور ساری عمر اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ یہ جو عاشر کا معاملہ تھا میں سمجھ گیا تھا، اس میں کچھ دم نہیں، اور میں نے نہ پہلے کبھی تم پر شک کیا تھا اور نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا۔ میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں، اور وہ بھی دل سے۔ اس لیے سارے وہم دل سے نکال دو اور اپنی نئی زندگی کا آغاز اچھی سوچ کے ساتھ کرو، اور اگر کبھی مجھ پر غصہ آئے تو تمہارا ساتھ دینے کے لیے گھر میں سب لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر غلطی تمہاری ہوگی تب بھی سب یہی کہیں گے اسوا صحیح ہے، اور میں بھی یہی کہوں گا۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا تو ایک فخریہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ اور میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں یہ آنے والا وقت خود تمہیں بتا دے گا، لیکن اگر تمہیں تسلی نہیں ہوئی تو میں کچھ کہوں؟ اس کا لہجہ شرارت لیے ہوئے تھا۔ نہیں، مجھے پتہ چل گیا ہے، وہ شرم سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بولی۔ تو مہران نے کہا لگاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی اور وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔